एपिसोड के शुरुआत में दिखाते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड 8th डॉटर ऑफ गॉड को हरा देता है और हराने के बाद वेट के अकॉर्डिंग उससे उसका सर्टिफिकेट मांगता है। वो कहती है कि मैं अपना सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। वो पूछता है कैसा शर्त है। वो बताती है कि मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो और यहीं पर मुझे भी ट्रेन करने दो। ये सुनकर किंसु थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हुए पूछता है कि तुम मुझे ज्वाइन क्यों करना चाहती हो। वो कहती है अब जबकि मैं तुम्हें हरा नहीं सकती हूँ तो मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँगी। और 9th की तरफ देखते हुए कहती है और इसी के बहाने कम से कम मैं दुआन से मिल भी पाऊंगी। ये सुनकर 9th काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहीं पर इसके लिए किंसु मान जाता है, लेकिन तभी 9th चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं इससे डिसएग्री करती हूँ। 8th कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके बात को काटते हुए कहते हैं कि मैं फिर से बोलती हूँ कि मैं इससे अग्री नहीं करती हूँ। किंसु उसके पास जाकर कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ के सिचुएशन को समझ नहीं रही हो। अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि यहाँ के इंचार्ज मैं हूँ। ये सुनकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो उसे ये बोलते हुए जाती है कि जल्दी ही या फिर बाद में मैं तुम्हें हरा दूंगी और तुम्हें मैं अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगी। ये बोलकर वो जाकर जोर से दरवाजा बंद कर लेती है। ये देखकर 8th उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन किंसु उसे रोक कर कहता है कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रही हो ना। ये सुनकर वो जल्दी से अपना सर्टिफिकेट निकाल कर अपना कनेक्शन उससे तोड़कर उसे दे देती है। किंसु उसे लेकर कहता है कि इसे इतनी आसानी से दे देने के लिए थैंक्स। वो कहती है कि अगर तुम मुझे आज नहीं हराए होते ना तो मैं एम्पायर के पोस्ट के लिए फाइट करती, लेकिन तुम्हारे स्ट्रेंथ ने मुझे चौंका दिया है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों मैं एक औरत फाइट करूं और फालतू में दूसरों को मारूं। ये सुनकर किंसु अपने मन में कहता है ओ तो तुम्हें पता है कि तुम एक औरत हो। तभी वो आगे कहते हैं क्या ग्रेट एम्पायर, मेरे लिए तो प्यार ही सब कुछ है। ये बोलकर वो जल्दी से 9th के पास जाने लगती है। वहीं पर किंसु उसका सर्टिफिकेट देखकर बोल रहा होता है कि फाइनली ये बैटल खत्म हो ही गया, अब एम्पायर सन का बैटल स्टार्ट होगा। इसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंसु अपने ड्रैगन के बच्चे से पूछ रहा होता है कि बताओ कि तुम बड़े कब होने वाले हो। तभी वहाँ पर बाइचो जाग जाती है और उठकर कहती है कि वो सच में काफी अच्छा नींद था। उसे देखकर किंसु थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है कि फाइनली तुम उठी गई। वो पूछती है मैं कितनी देर से सो रही थी। किंसु बताता है तुम 3 दिन और 2 रात से सो रही थी, मैंने कभी भी तुम्हें इतना गहरी नींद में सोते हुए नहीं देखा हूँ। वो कहती है कि इस पर मैं काफी ज्यादा खाली थी ना, इसलिए मैं इतने अच्छे से सो पाई थी। ये सुनकर किंसु कहता है क्या तुम्हारा पेट अभी भी नहीं भरा है क्या, तुमने मून गॉड डायनेस्टी का ट्रेजर वेयर हाउस को पूरा का पूरा खाली कर दिए हो। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगती है, लेकिन तभी वो सीरियस होकर कहती है कि मुझे लग रहा है जैसे कि मैं ट्रांसफॉर्म होने वाली हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछता है आखिर इसका मतलब क्या है। वो कहती है मुझे नहीं पता, बस मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ज्यादा कुछ तो मेरे बारे में याद नहीं है, लेकिन मेरा ये फीलिंग गलत नहीं हो सकता है। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना जब मैं ट्रांसफॉर्म कर लूंगी तब। ये सुनकर वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उससे गले लगकर कहने लगती है मुझे पता था कि तुम सबसे बेस्ट हो। ये देखकर वो शर्माते हुए कहता है ठीक है अब जल्दी से हटो, अगर कोई देख लेगा तो ठीक नहीं होगा। लेकिन तभी वो देखता है कि वो वैसे ही सो जाती है, इसलिए वो उसे वहीं पर सुलाकर चला जाता है। इसके बाद स्टार फ्लोटिंग आइलैंड को दिखाते हैं जो कि 7 सन ऑफ गॉड का होता है। वहाँ पर 7 सन ऑफ गॉड को फॉलो करने वाले लोगों को दिखाते हैं जो लोग एक बहुत ही बड़े बर्तन के सामने खड़े होते हैं और कुछ कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि आखिर इसमें कोई मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, अब तो ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया है। ये देखकर दूसरा बंदा एल्डर चेन से पूछता है कि अभी तक 7 सन ऑफ गॉड रिवाइव क्यों नहीं हो पाए हैं। वो कहते हैं कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, 7th जैसा दिखता है वैसा नहीं है, इसलिए वो इस डिजास्टर को जरूर सर्वाइव कर जाएगा। तभी उस बर्तन में कुछ हलचल होने लगती है और उसमें से 7 सन ऑफ गॉड दोबारा से रिवाइव होकर निकल जाता है। उसे देखकर सब लोग उसे रीबोर्न होने के लिए कांग्रेचुलेशन कहने लगते हैं, लेकिन वहीं पर 7th काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है अनफॉरगिवेबल, उस किंसु के बच्चे ने मुझे 2 बार मार दिया है। तभी एल्डर चेन उसके गुस्से को शांत करते हुए कहते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड ये नहीं जानता है कि आप पहले से और भी ज्यादा ताकतवर बन गए हैं। लेकिन वहीं पर उसका गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं होता है और वह बहुत गुस्से में कहते हैं कि उसने मुझे मेरा एक और ट्रम्प कार्ड 9 रिवोल्यूशन ऑफ इमॉर्टैलिटी को यूज करने पर मजबूर कर दिया है। अगर मैंने 18 सन ऑफ गॉड को नहीं मारा तो मैं भी मैन नहीं। तभी एल्डर चेन कहते हैं कि 9 इवोल्यूशन ऑफ इमॉर्टैलिटी के कारण 9 बार इवॉल्व होने के बाद आप इनविंसिबल बन जाएंगे, जो कि बुरा भी नहीं है। लेकिन हाँ 18 सन ऑफ गॉड सच में एक डीमन है जिससे हमें जल्दी छुटकारा पाना पड़ेगा, नहीं तो वो आपके रास्ते में कांटा बनते रहेगा। इसके बाद युवा सेक्ट के सेंटर को दिखाते हैं जहाँ पर कुआं जैसा दिखने वाला कुछ होता है जो कि अचानक ब्लास्ट हो जाता है और उसमें से एक बहुत ही बड़ा स्टोन निकलता है जिसमें लिखा होता है युवा सेक्टर टैलेंट लिस्ट। उसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसी के बारे में बातें करने लगते हैं। हैरान इसलिए होते हैं क्योंकि वो स्टोन तभी अपीयर होता है जब सेक्ट में ग्रेट टैलेंट अपीयर हो जाता है तब। उसे देखकर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि इस बार का सन ऑफ गॉड तो सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है और काफी सारे हेवनली टैलेंट भी यहीं पर है। और उसके अलावा 1st, 2nd और 5th सन ऑफ गॉड भी नॉर्दर्न प्लेन से वापस लौट रहे हैं। 5th सन ऑफ गॉड तो नॉर्दर्न प्लेन में काफी टाइम से ट्रेनिंग कर रहा था और वो नॉर्दर्न प्लेन के काफी सारे हेवनली टैलेंट से भी फाइट कर चुका है, वो जरूर आकर सबको सरप्राइज करके रख देगा। दूसरा कहता है कि हमारे सेक्टर का 18 सन ऑफ गॉड को भी मत भूलो, वो भी अपना काफी ज्यादा नाम बना लिया है और उसने तो ईस्टर्न वाइल्डनेस के काफी सारे हेवनली टैलेंट को भी हरा दिया है। इसके बाद ये फैमिली को दिखाते हैं जहाँ पर ये फैमिली का एक इंपॉर्टेंट पर्सन ये अनाउंस कर रहा होता
होता है कि एम्परर सन का कैंडिडेट हमारे ये फैमिली का इस जनरेशन से ये फैन है, ये फैन हमारे ये फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा और वो वर्ल्ड के ग्रेट एम्परर के लिए कम्पीट करेगा। इतना बोलकर वो उससे पूछते कि सन ऑफ एम्परर आपका क्या कहना है। ये फैन कहते हैं कि पास्ट में हमारे एंसेस्टर का नाम भी ये फैन ही था जो कि एक बार हेवन को भी अपने हाथ में ले लिए थे, और आज मैं अपने एंसेस्टर ये फैन के बिहाफ मैं भी ईस्टर्न वाइल्डनेस के सभी टैलेंट को हरा दूंगा। ये सुनकर ये तियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि जब आप बाहर जाएंगे तब आप यूएस सेट का 18 सन ऑफ गॉड को खत्म कर दीजिएगा। वो काफी ज्यादा एरोगेंट है और उसने आपको भी बुरा भला बोला था। ये सुनकर वो उसका मुंह बंद करवा देता है और कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई भी कुत्ता बिल्ली मेरे हाथों से मरने को वर्दी है। ये सुनकर ये तियान कहता नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन वो सच में काफी ज्यादा एरोगेंट है, मैंने कभी भी उसका जैसा एरोगेंट बंदे को नहीं देखा हूँ। ये फैन कहते हैं कि चलो उसका सन ऑफ एम्परर बनने का इंतजार कर लेता हूँ, बिना सन ऑफ एम्परर बने वो मेरा अटेंशन को वर्दी नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो एक बार सन ऑफ एम्परर बन जाता है ना तो मैं उसे अपने इन्हीं हाथों से मार दूंगा। इसके बाद सन फ्लोटिंग आइलैंड को दिखाते हैं जहाँ पर किंसु बैठा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि आज मैं मेडिटेट और रिफ्लेक्ट करूंगा कि कौन सा पाथ मैं फ्यूचर में लूंगा। आज मेरे पास काफी सारे स्किल्स है, मैंने काफी सारा सिर्फ ग्रो करने वाला तकनीक हासिल नहीं किया है बल्कि मैंने हाल ही में 10 डिस्ट्रक्शन स्वॉर्ड ऑफ हेवन को भी हासिल कर लिया है। उसके अलावा मेरे पास फॉरबिडन सुप्रीम बोन और फॉरबिडन सुप्रीम स्किन के साथ साथ मेरे पास मेरा स्पिरिट और मेरा डिवाइन सेंस भी है जिससे मैं मल्टीपल डायरेक्शन से हमला कर सकता हूँ। अगर ये पूछा जाएगा कि मेरे पास क्या सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है तो मैं अपने दूसरा डिवाइन सेंस को बोलूंगा, क्योंकि मैं कभी भी किसी के मुंह से तो छोड़ो बल्कि किसी किताब में भी नहीं पढ़ा हूँ कि कोई कल्टिवेटर के पास 2 डिवाइन सेंस होता है। पिछली बार जब मैं स्पिरिट रिलम से पास हुआ था तब ये डिवाइन सेंस ज्यादा तो बदला नहीं था, लेकिन इसने एक तरह का अटैक स्किल को एक्वायर कर लिया है और वो भी स्पेशल विल के साथ। इतना सारा मेथड होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उन सबको कंबाइन करना, जिससे मेरा अटैक पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और उन सभी को कंबाइन करने का एक बेस्ट तरीका है, उसका ये बात पूरा करने से पहले ही वहाँ पर गाँव आ जाता है और उसे बताता है कि कुछ बहुत ही बड़ा हो गया है। ये सुनकर वो पूछता है ऐसा भी क्या हो गया है। वो बताता है कि यूएस सेट का टैलेंट लिस्ट अपीयर हो गया है जो कि ये सिग्नल दे रहा है कि यूएस सेट का एम्परर सन का बैटल खत्म हो गया है और अब थ्रोन को हासिल करने का बैटल स्टार्ट होने वाला है। किंसु पूछता है वो किस तरह का लिस्ट है। वो बताता है कि यूएस सेट का सन ऑफ एम्परर बनने से पहले सक्सेसिव सन्स ऑफ गॉड्स का क्वालिफिकेशन है। दूसरे शब्दों में बोलूं तो वो यूएस सेट का सभी जनरेशन के सन्स ऑफ गॉड्स को मिलाकर 100 टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट सन ऑफ गॉड का लिस्ट है, और उसके अलावा वो टैलेंट लिस्ट 100 सन्स ऑफ गॉड का डिवाइन थॉट को कंटेन करके रखा हुआ है और कोई भी उन लोगों को चैलेंज कर सकता है और उनके पास वही पावर होता है जो उनके पास तब था जब वो जिंदा थे। अगर आप उससे चैलेंज करके जीत जाते हैं तो आप लिस्ट में उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। ये सुनकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहते हैं कि मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, मैं ऑल टाइम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सन ऑफ गॉड को चैलेंज करना चाहता हूँ। तभी गाँव आगे बताता है कि इन सबके अलावा एक और चीज है, ये फैमिली एम्परर सन स्टेबलाइजमेंट में लीड ले लिया है और उन लोगों ने ये फैन को सन ऑफ एम्परर बना दिया है और वो लोग थ्रोन के लिए फाइट करना स्टार्ट कर दिए हैं। ये सुनकर किंसु थोड़ा सा चौंक जाता है। वहीं पर वो आगे बता रहा होता है कि ये फैमिली के यंग एम्परर को भी कम समझा नहीं जाना चाहिए। उसके एंसेस्टर के पास सीक्रेट बॉडी ऑफ ग्रेट रियलाइजेशन का था और इसलिए ये फैन के बारे में ये भी बोला जा रहा है कि उसके पास भी सीक्रेट बॉडी इमेज ऑफ ग्रेट परफॉर्मेंस का हो सकता है। ये सुनकर किंसु कहता है एक सीक्रेट बॉडी। ये बोलकर वो सोचता है कि अगर मेरी माँ पर उस वक्त कोई हमला नहीं किया होता ना तो मैं भी सीक्रेट बॉडी ऑफ इनबोर्न केओस के साथ जन्म लेता। वहीं पर गाँव आगे बताते हैं कि सीक्रेट बॉडी टॉप 10 बॉडी में से एक है। अगर उसके पास सच में एक सीक्रेट बॉडी है तो वो आपका रास्ता का सबसे बड़ा कांटा में से एक बन सकता है। किंसु कहता है तुम ज्यादा चिंता मत करो, जितना बड़ा खतरा होगा उसे हराने पर फायदा भी उतना ही बड़ा मिलेगा। इसके बाद लुवो फैमिली को दिखाते हैं जहाँ पर लुवो फैमिली भी सन ऑफ एम्परर के लिए एक सेरेमनी होल्ड किए होते हैं, लेकिन लुवो ग्वानदाव ये सबसे खुश नहीं होता है क्योंकि वो बस अपने ऑर्डिनरी लाइफ स्पेंड करना चाहता है। तभी वहाँ पर भी एक पर्सन अनाउंस करना स्टार्ट कर देता है कि हमारा लुवो फैमिली ग्रेट एम्परर का डिसेंडेंट है। लुवो फैमिली का ग्रेट एम्परर एक बार तो हेवन और अर्थ पर भी रूल किया था और वो पूरे वर्ल्ड में इनविंसिबल था, और इस जनरेशन का लुवो फैमिली का एम्परर का सन ऑलरेडी डिसाइड हो गया है क्योंकि वो इनेट हेवनली दाओ बॉडी के साथ जन्म लिया है जो कि हमारे एंसेस्टर के ग्लोरी को रिकवर करेगा। आई एम श्योर कि तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस जनरेशन का एम्परर सन और कोई नहीं बल्कि लुवो ग्वानदाओ है। ये सुनकर सभी लोग उसी के ही बारे में बातें करने लगते हैं कि वो इनेट हेवनली दाओ बॉडी के साथ जन्म लिया है जो कि टॉप 10 बॉडी में से एक है। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो कोई भी ग्वानदाओ से कंपेयर किया जा ही नहीं सकता है। वहीं पर उसके बहन को दिखाते हैं जो उससे कहती है कि क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं है क्या। वो डरते हुए कहता है कि मुझे सन ऑफ एम्परर नहीं बनना है, क्या मैं ये सब तुम पर नहीं छोड़ सकता हूँ क्या। ये सुनकर वो कहती है अगर यही कहना है तो अपना मुंह बंद रखो और ये याद रखना कि अब तुम सन ऑफ एम्परर बन गए हो और अब तुम्हारा स्टेटस उस किंसु नाम के बंदे से काफी ज्यादा बढ़ गया है और अब से तुम उसके सामने अपना सर ऊंचा करके चलना। अब तो वो तुम्हारे साइड में खड़ा होने तक कभी वर्दी नहीं रहा। और यही बोलने के साथ यहीं पर इस लुवो फैमिली से होती है जहाँ पर लुवो आन नाम के एक बदकिस्मत बंदे को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर खड़ा होता है। तभी वहाँ पर उसका सुपीरियर आकर उससे पूछता है आखिर तुम कर क्या रहे हो। ये सुनकर वो डर जाता है और डर के मारे उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं पाती है। ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है मुंह में जबान नहीं है क्या।
लुवो आन डरते हुए धीरे से कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर वो उसे एक झापड़ लगाते हुए कहता है गधे कहीं के, मैंने तुम्हें घोड़ों को घास डालने बोला था ना, लेकिन तुम यहाँ पर आकर नाटक कर रहे हो। एक थप्पड़ खाकर वो उसे घूरने लगता है। ये देखकर वो इस बार उसे एक लात मारते हुए कहता है मुझे घूरने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। माना कि तुम्हारा सरनेम लुवो है, लेकिन फिर भी ये मत भूलो कि तुम्हारा पोजीशन लुवो फैमिली में कुत्ते का बराबर भी नहीं है। तुम सिर्फ लुवो फैमिली का सीनियर और स्लेव हो, और वो भी हमेशा के लिए। जल्दी जाकर ड्रैगन हॉर्सेस को खाना खिलाओ। वैसे भी सन ऑफ एम्परर का चुनाव हो गया है और वो जल्दी ही ड्रैगन हॉर्स पर चढ़कर पूरा लुवो क्लान का जायजा लेंगे। वहीं पर लुवो आन काफी ज्यादा गुस्से से आग बबूला हो गया होता है और वो कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि अगर एक बार मुझे चांस मिल जाता है ना तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। तभी वहाँ पर डेविल सिस्टम आकर उससे कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अचानक ये सुनकर वो जल्दी से उसके तरफ मुड़कर कहता है कौन है। वो कहता है कि तुम्हें ज्यादा नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं डेमोनिक हेवनली दाऊ हूँ और मैं हमेशा सन ऑफ लक को ही चुनता हूँ और उसे उसके जिंदगी के पीक पर पहुंचा देता हूँ। और मुझे तुम्हारी खोज थी क्योंकि तुम ही इस बार के सन ऑफ लक हो। अगर तुम मुझे एक्सेप्ट कर लेते हो तो मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा मौका दूंगा। ये सुनकर वो अजीब तरह से हंसते हुए कहता है क्या सन ऑफ लक मौका, मजाक चल रहा है क्या? अगर मैं सच में सन ऑफ लक होता तो यहाँ पर ड्रैगन हॉर्सेस को घास नहीं डाल रहा होता, उस लुवो ग्वान दाओ की जगह पर मैं सन ऑफ एम्परर बन गया होता। तभी डेविल सिस्टम कहता है कि तुम उस लुवो ग्वान दाओ से बेकार बिल्कुल भी नहीं हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर एक बार तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे तो मैं तुम्हारे पूरा डेस्टिनी को ही बदल कर रख दूंगा। लुवो आन कहता है आखिर मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? डेविल सिस्टम कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पावर दे सकता हूं जिसका यूज करके तुम अभी के अभी इस बंदे से तुम तुरंत के तुरंत छुटकारा पा सकते हो। ये सब सुनकर उसकी बातों पर अभी भी लुवो आन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता है और वो कहता है कि उसका कल्टीवेशन मुझसे काफी ज्यादा हाई है, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तभी वो बंदा फिर से लुवो आन पर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर अकेले अकेले तुम किससे बात कर रहे हो? एक ही झापड़ में कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? ये सुनकर लुवो आन का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है। तभी डेविल सिस्टम उसे पावर देते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें पावर दे रहा हूँ, अब तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही पड़ेगा। अब तुम ये फील कर पाओगे कि पावरफुल होना कैसा लगता है। ये बोलकर वो उसे पावर दे देता है। वहीं पर वो बंदा दोबारा से उस पर हाथ उठाते हुए कहता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बहरे तो नहीं हो गए हो ना? लेकिन इस बार वो उसका हाथ ही पकड़ लेता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है मुझे रजिस्ट करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? तभी वो उसका हाथ ही तोड़ देता है जिससे कि उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगती है। लेकिन वो अभी भी भौंक रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत। उसका ये बात पूरा करने से पहले वो उसे एक झापड़ लगाकर मारकर फेंक देता है और कहता है कि मुझे मारना पहले ठीक था लेकिन अब मैं बदल गया हूँ, अब मेरा भी वक्त आ गया है। इसके बाद सन फ्लोटिंग आइलैंड को दिखाते हैं जहाँ पर 8th 9th का पीछा कर रही होती है। इससे तंग आकर 9th उससे कहते कि मेरा पीछे छोड़ने का आखिर तुम क्या लोगी? 8th कहती कि इसके अलावा मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये देखकर वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और उससे कहते कि चलो हम लोग कम्पीट करेंगे, अगर मैं जीत गए तो तुम मुझे फॉलो करना बंद कर दोगी, लेकिन हाँ अगर तुम जीत जाते हो तो तुम मुझे फॉलो कर सकती हो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। 8th कहती है ठीक है इसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन हम लोग कम्पीट कैसे करेंगे? वो कहते हैं कि हम लोग टैलेंट लिस्ट में कम्पीट करेंगे और जिसका रैंक बेस्ट होगा वही जीतेगा। और 18 से टेस्टिफाई करने के लिए कहती है। किंसु इसके लिए मानते हुए कहता है कि मैं भी टैलेंट लिस्ट को देखना चाहता था। ये बोलकर वो सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। उन तीनों को देखकर सभी लोग उसी के बारे में बातें करने लगते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड का दबदबा तो बढ़ते ही जा रहा है, उसने एक और डॉटर ऑफ गॉड को खुद को सबमिट करवा दिया है। अब तो ये देखने में मजा आएगा कि आखिर 18 सन ऑफ गॉड यहाँ पर कैसे परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तभी एक बंदा उस स्टोन को देखते हुए कहता है कि पिछले 10,000 सालों में टोटल 1800 सन ऑफ गॉड हमारे सेक्टर में हुए हैं और उनमें से डजन ऑफ सन ऑफ गॉड को काफी सारे लोग तारीफ भी किए हैं। एंसेस्टर एक बार बोले थे कि इस जनरेशन का सन्स ऑफ गॉड काफी ज्यादा पावरफुल है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर उनमें से कितने लोग टैलेंट लिस्ट के टॉप में पहुंच पाएंगे। तभी कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि 10th डॉटर ऑफ गॉड टॉप 500 के रैंकिंग में 1 घंटे से पहुंची हुई है, लेकिन अब उसको लेकर कोई भी मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तभी वो टैलेंट लिस्ट अपडेट हो जाता है और बताया जाता है कि झाओ लिंग युआन जो कि 10th डॉटर ऑफ गॉड है वो 400 के रैंक में एंटर कर गई है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि 10th डॉटर ऑफ गॉड फिर से 100 प्लस एडवांस कर ली है। ये देखकर 9th कहते हैं कि 10th मुझसे पहले एंटर कर चुकी है, उससे मैं पहले 3 बार हार चुकी हूँ, उस बार तो मैं उसका बराबर करके ही रहूंगी। ये बोलकर वो भी टैलेंट लिस्ट में एंटर कर जाती है। उसे देखकर 8th भी उसके पीछे चली जाती है। उन्हें जाता हुआ देखकर गाओ किंसु को 10th के बारे में बताता है कि लेजेंडरी 10th डॉटर ऑफ गॉड युआन सेक्टर का 3 डॉटर ऑफ गॉड में से एक है, वो काफी ज्यादा खूबसूरत है और बचपन से काफी सारे लड़के उसे कोट कर चुके हैं। 10th डॉटर ऑफ गॉड अपने लिए ये रूल बना लिए कि जो भी उसे हरा पाएगा वही उसका दिल जीत पाएगा, लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक कोई भी उसे हरा नहीं पाया है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 10th डॉटर ऑफ गॉड फर्स्ट और सेकंड सन ऑफ गॉड जितना पावरफुल है। तभी फिर से टैलेंट लिस्ट अपडेट होता है और बताया जाता है कि 10th डॉटर ऑफ गॉड एडवांस करके 300 रैंक में एंटर कर चुकी है। ये देखकर सभी लोग हैरानी से बातें कर रहे होते हैं कि वो इतना जल्दी फिर से 100 प्लेस पार कर ली है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि वो टॉप 100 प्लेस में एंटर कर पाएगी। तभी टैलेंट लिस्ट 8 डॉटर ऑफ गॉड लात मार के फेंक दी जाती है। उसे देखकर किंसु थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गई। वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं था कि एंसेंट सन ऑफ गॉड इतना ज्यादा ताकतवर
होंगे। ये सुनकर किंसु उससे पूछता है कि तुम किस पोजीशन वाले सन ऑफ गॉड को चैलेंज की थी। वो कहते हैं कि मैं 100 प्लेस वाले सन ऑफ गॉड को चैलेंज की थी। मैं सोची थी कि मैं 9th डॉटर ऑफ गॉड को एक ही बार में हरा दूंगी, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं ही पिट जाऊंगी। ये सुनकर किंसु कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा बोल्ड हो कि तुम फर्स्ट बार में 100 रैंक वाले को चैलेंज कर दी थी। वो दोनों बात कर ही रहे होते कि तभी 9th भी मार के फेंक दी जाती है। उसे देखकर किंसु उससे भी पूछता है कि क्या तुम भी टॉप 100 वाले को चैलेंज की थी। वो कहते बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो टॉप 10 वाले को चैलेंज की थी। ये सुनकर तो किंसु का मुंह ही बंद हो जाता है और उसके मुंह से सिर्फ यही निकलता है कि क्या ये लोग पागल तो नहीं है ना। तभी टैलेंट लिस्ट फिर से अपडेट होता है और बताया जाता है कि 10th डॉटर ऑफ गॉड फिर से 100 प्लेस एडवांस करके टॉप 200 रैंक में एंटर कर चुकी है। तभी किंसु का सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे एक टास्क देता है और वो टास्क ये होता है कि उसे टैलेंट लिस्ट में एंटर करना पड़ेगा और एंशिएंट सन ऑफ गॉड से फाइट करके अपना रैंक को हाई करना होगा। रैंक जितना ज्यादा हाई होगा सिस्टम का रिवॉर्ड उतने ज्यादा स्पेशल होगा। ये देखकर किंसु खुश और सरप्राइज दोनों हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार होता है कि सिस्टम का रिवॉर्ड किंसु के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। तभी टैलेंट लिस्ट फिर से अपडेट होता है और बताया जाता है कि 10th डॉटर ऑफ गॉड टॉप 100 रैंक में एंटर कर चुकी है। ये देखकर उन दोनों का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो दोनों ही उससे काफी ज्यादा जलने लगते हैं और जेलस के मारे 9th डॉटर ऑफ गॉड कहते हैं कि मैं ऑलरेडी ही तुम्हारा प्राउड फेस को इमेजिन कर सकती हूँ। 8th कहती है अगर इसके एरोगेंस को रोका नहीं गया ना तो वो और भी ज्यादा एरोगेंट बन जाएगी। और इन्हीं दोनों के सूट की शुरुआत में दिखाते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड भी टैलेंट लिस्ट में कम्पीट करने के लिए जाने के लिए तैयार होने लगता है। ये देखकर सभी लोग उसी के ही बारे में बातें करने लगते हैं कि लगता है कि 18 सन ऑफ गॉड भी जाने वाला है। दूसरा कहता है कि मुझे नहीं पता कि 18 सन ऑफ गॉड 10th डॉटर ऑफ गॉड को सरपास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर एक बंदा कहता है मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 10th का असली स्ट्रेंथ फर्स्ट और सेकंड से भी कंपेयर किया जा सकता है। माने कि 18 सन ऑफ गॉड पहले काफी सारा फाइट जीत चुका है, लेकिन वो कभी भी किसी भी स्ट्रॉन्गेस्ट सन ऑफ गॉड से फाइट नहीं किया है। वहीं पर किंसु उस लिस्ट में एंटर कर जाता है जहाँ पर काफी सारे फ्लोटिंग लैंड होते हैं। किंसु जाकर सबसे पहले सबसे कमजोर 1800 वाले को चैलेंज करता है और सोचता है कि मुझे मेरा बॉडी को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना है, इसलिए मैं सभी लोगों को चैलेंज करूंगा और शुरुआत में सबसे कमजोर वाले से करूंगा। तभी वहाँ पर 1800 प्लेस वाला सन ऑफ गॉड आकर अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम किन हुआ है और मैं 36 जनरेशन को सन ऑफ गॉड हूँ। किंसु अपने बारे में बताता है कि मैं 100th जनरेशन के 18 सन ऑफ गॉड हूँ। एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने के बाद वो लोग फाइट स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर बाहर में दिखाते हैं जहाँ पर 6 सन ऑफ गॉड और मेयर भी आ जाती है और वो आकर उससे पूछते हैं कि तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है किंसु किस रैंक वाले को चैलेंज किया होगा। 6 कहता है कि उसका एरोगेंट पर्सनैलिटी को देखकर लग रहा है कि जरूर वो टॉप 100 वाले को चैलेंज किया होगा। लेकिन तभी टैलेंट लिस्ट अनाउंस करते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड 1800 रैंक वाले को हरा दिया है और उसका रैंक हासिल कर लिया है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं कुछ ने तो सबसे लोएस्ट वाले को चैलेंज किया है, ये तो 18 सन ऑफ गॉड के कैरेक्टर से बिल्कुल ही अलग है। ये देखकर 6 भी काफी ज्यादा हैरान और काफी ज्यादा खुशी के साथ कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि उससे ताकतवर तो मैं ही हूँ। लगता है कि वो काफी ज्यादा सेल्फ अवेयर है। वहीं पर किंसु को दिखाते हैं जो कि 1800 वाले को हरा दिया होता है और उसके बाद वो 1799 प्लेस वाले को चैलेंज करता है। वो आकर अपने बारे में इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन पूरा करने से पहले किंसु से खाने पीने पर दे देता है। उसे हराने के बाद वो अगले को चैलेंज करना कंटिन्यू रखता है। वहीं पर बाहर में दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग लिस्ट को देखकर बातें कर रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता कि करंट लिस्ट चेंज हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तभी बताया जाता है कि 10th डॉटर ऑफ गॉड 49th रैंक हासिल कर ली है। ये देखकर सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी 10th डॉटर ऑफ गॉड बाहर निकलते हुए कहते हैं कि 49th प्लेस ही मेरा लिमिट है। उसे देखकर सभी लोग उसे ही देखते रह जाते हैं। 10th कहती है अगर तुम लोग मुझे सरपास करना चाहते हो तो तुम लोगों को कुछ सालों तक और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तभी उसकी नज़र 8th और 9th पर चली जाती है। उन्हें देखकर वो पूछती है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो। उसे देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस भी हो जाते हैं। इसलिए वो दोनों बहाना बनाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी वो उन दोनों को रुकने के लिए कहती है। ये सुनकर 8th पीछे मुड़ने लगती है, लेकिन 9th कहती है पीछे मत देखना और चलते रहो। ये देखकर 10th भी उनके पीछे आते हुए कहती है कि अगर तुम लोग इतना तेजी में कहाँ जा रहे हो, और उन दोनों को रोक कर कहते कि तुम लोग मुझसे पास्ट में मिली थी और जबरदस्ती मुझसे कम्पीट की थी। हालांकि ये अलग बात है कि तुम लोग मुझे कभी हरा नहीं पाई हो। ये सुनकर उन दोनों का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है। तभी 8th चिल्लाकर कहने लगती है अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो चलो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करके मुझसे फाइट करो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। 9th कहती है कि इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन बाद में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर वो लोग दुम दबाकर भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी 10th कहती है लगता है कि लिस्ट में खराब रैंकिंग आने के कारण तुम लोग जानबूझकर मुझे अवॉइड कर रहे हो ना। ये सुनकर 9th और भी ज्यादा भड़कते हुए कहती है इसका रैंकिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, हम लोग बस तुम्हें देखना नहीं चाहते हैं। तभी 10th काफी ज्यादा प्राउड के साथ कहता है कि मेरा तो टैलेंट लिस्ट में रैंक 49 है, वैसे तुम लोगों का क्या है। ये सुनकर उन दोनों का तो मुंह ही बंद हो जाता है। उन दोनों का वैसा चेहरा देखकर वो उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाते हुए कहते मैं सच
सच में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। तभी सभी लोग 10th का काफी ज्यादा तारीफों का पुल बांधना स्टार्ट कर देते हैं। ये सुनकर 10th काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, तो वहीं पर इससे उन दोनों का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है। तभी 10th आगे कहती है, हालांकि युवा सेक्टर में काफी सारे लोग हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक टीम में कोई भी मुझे सरपास कर सकता है, क्योंकि इस साल के टैलेंट लिस्ट में मैं ही नंबर 1 रहूंगी। तभी 9th चिल्लाते हुए कहते, पगलाना बंद करो, अब 18 सन ऑफ गॉड एंटर कर चुका है, तो तुम्हें सरपास करना तो उसका बाएं हाथ का खेल होगा। ये सुनकर वो सोचते हुए कहती, 18 सन ऑफ गॉड, वही कचरा सन ऑफ गॉड ना? मुझे याद है कि मैंने भी उसे एक बार मारा था, वो तो मेरा पैर पकड़कर रो रहा था और मुझे सिस्टर भी बुला रहा था, लेकिन मैंने सुना कि तुम लोग उसके सामने सरेंडर करके उसको ज्वाइन कर ली हो। लगता है कि तुम दोनों भी कचरा बनकर रह गई हो। इससे अच्छा ये होगा कि तुम लोग मुझे ज्वाइन कर लो, कम से कम मैं तुम लोगों को अच्छे से ट्रीट करूंगी। तभी 8th चिल्लाते हुए कहते कि अपना मुंह बंद रखो, 18 सन ऑफ गॉड पहले जैसा कचरा नहीं रहा, उसे देखो फिर तुम्हें पता चल जाएगा। वो देखती हो तो उसे पता चलता है कि 18 सन ऑफ गॉड का करंट रैंक 1790 होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हंसते हुए कहती है कि ये तुम्हें दिखाना था, मैं तो डायरेक्टली टॉप 500 वाले को चैलेंज करना स्टार्ट की थी। वहीं पर किंसू को दिखाते हैं, जो कि एक और सन ऑफ गॉड को हरा देता है और कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा कमजोर निकला, मुझे लगा नहीं था कि लोअर रैंक के सन ऑफ गॉड इतना ज्यादा कमजोर होंगे। ये बोलकर वो एक ही बार में 1797 से लेकर 1696 रैंक वाले सन ऑफ गॉड को चैलेंज कर देता है और कहता है कि अगर मैं एक ही बार में 100 सन ऑफ गॉड को चैलेंज कर देता हूँ तो जरूर उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या मैं एक बार में 100 सन ऑफ गॉड को चैलेंज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तभी 100 फ्लोटिंग आइलैंड एक ही में मर्ज हो जाते हैं और सभी 100 सन ऑफ गॉड आकर उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सभी लोग आकर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर किंसू भी अपने बारे में बताकर फाइट स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर किंसू एक ही बार में काफी सारे लोगों को उठाकर पटक कर रख देता है और कहता है यही फीलिंग तो मुझे चाहिए थी। वहीं पर बाहर में दिखाया जाता है जहाँ पर किंसू का रैंकिंग अब बढ़ना बंद हो गया होता है। ये देखकर उन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और 9th कहती है अगर ऐसे चलता रहा तो 10th हमारा मजाक उड़ाते रहेगी। तभी 10th फिर से उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड का रैंक देखकर क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो मुझे सरपास कर सकता है? तुम दोनों क्यों ना अपना फैमिली चेंज करके मेरी मेड बन जाओ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम दोनों को अच्छे से ट्रीट करूंगी। तभी 9th काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि ज्यादा कॉन्फिडेंट मत हो, अभी फर्स्ट और सेकंड सन ऑफ गॉड पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, सभी 18 सन ऑफ गॉड में से तुम सबसे ताकतवर नहीं हो। 10th कहते हैं कि मैं भी यही आशा करती हूँ कि कोई मुझे सरपास कर दे, अगर कोई मुझे टैलेंट लिस्ट में हरा देता है तो वहाँ पर मैं एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज छोड़कर आई हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी सन ऑफ गॉड उस सरप्राइज को देख पाएगा। वहीं पर मेयर 6 से कहते हैं कि तुम कब पार्टिसिपेट करोगे? वो कहते हैं कि ज्यादा चिंता मत करो, पहले ये देख लेने दो कि 18 सन ऑफ गॉड का परफॉर्मेंस कैसा होता है। फाइनली ये देखने के बाद कि वो ज्यादा ताकतवर नहीं है, मुझे उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया है। इसके 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई भी अपडेट ना देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि इतनी देर से अभी तो कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। 18 सन ऑफ गॉड तो अभी तक सिर्फ 2 ही लोएस्ट रैंक को चैलेंज किया है, लेकिन इसके बाद से वो आगे प्रमोट क्यों नहीं हो रहा है? आखिर 18 सन ऑफ गॉड के साथ हुआ क्या होगा? वहीं पर ये देखकर 10th कहते हैं काफी ज्यादा बोरिंग होते जा रहा है, इतना देर के बाद भी 18 सन ऑफ गॉड का रैंक नहीं बढ़ा है, तो क्या अब तुम दोनों मेरे साथ चलकर इत्मीनान से बात करना चाहती हो? अगर तुम दोनों मुझे फॉलो करना स्टार्ट कर देती हो तो मैं ये गारंटी देती हूँ कि तुम लोगों का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, फ्यूचर में मैं एम्परर बन जाऊंगी और तुम लोगों को भी इससे काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। अब तो उन दोनों से रहा नहीं जाता है और वो दोनों चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे मेट बनने से अच्छा है कि हम लोग हमेशा स्किलेशन में चले जाएंगे। वहीं पर ये देखकर 6 कहते हैं कि इस बार के 18th का परफॉर्मेंस मुझे काफी ज्यादा निराश किया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने एक अपोनेंट को खो दिया है। ये देखकर मेयर सोचती है कि मुझे लगा था कि सिर्फ 18 सन ऑफ गॉड को ही मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि वो मुझसे डील करने का वर्दी है ही नहीं। तभी 6 सन ऑफ गॉड टैलेंट लिस्ट में एंटर करने जाता है, लेकिन तभी वो अपडेट होने लगता है जिसके कारण 6 एंटर नहीं कर पाता है और वहीं पर वो अपडेट होने लगता है कि 18 सन ऑफ गॉड ने सक्सेसफुली 1796 वाले सन ऑफ गॉड को चैलेंज करके हरा दिया है। इसी तरह से 100 पर अपडेट होने स्टार्ट हो जाता है और सभी में एक रैंक हाई होता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। 8th कहती है एक ही बार में 100 रैंकिंग लिस्ट को दिखाया जा रहा है। 9th कहती है इसका सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है कि उसने एक ही बार में 100 सन ऑफ गॉड को चैलेंज किया होगा और उसने सभी को हरा भी दिया है। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ये देखकर 10th काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो शुरुआत में दिखाते हैं कि टैलेंट लिस्ट अपडेट होकर सबको बताता है कि किंसू एक ही बार में 100 सन ऑफ गॉड को चैलेंज करके उन लोगों को हरा दिया है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये देखकर अब 8th और 9th काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब वो लोग 10th का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन 10th अभी भी कहते तो क्या हो गया, ये मत भूलो कि उसने सबसे कमजोर वाले को हराया है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चला जाएगा सभी सन ऑफ गॉड का ताकत बढ़ते चला जाएगा। अगर वो फिर से 100 सन ऑफ गॉड को हरा देगा तब मैं मानूंगी। तभी फिर से अपडेट होता है और
और बताया जाता है कि 18 सन ऑफ गॉड ने फिर से 100 सन ऑफ गॉड को चैलेंज करके उन लोगों को हरा दिया है। ये देखकर वो दोनों और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाते हैं। लेकिन तभी वो दोनों अपने आप को अच्छे से संभालते हुए अपने कंपोजर को मेंटेन करते हैं और नाइन्थ सोचती है वो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग था, मुझे तो हमेशा उससे नफरत करते रहना चाहिए। वहीं पर ये देखकर 10th काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और सोच रही होती है आखिर 18th को हो क्या गया है, इतना देर से फाइट वो कैसे कर सकता है। अगर वो हेवन और अर्थ का टॉप लेवल का ट्रेजर को भी कंज्यूम कर लेता है ना, फिर भी वो इतना देर तक फाइट नहीं कर सकता है। वहीं पर किंसू को दिखाते हैं जो कि अभी भी काफी सारे लोगों से फाइट कर रहा होता है और कहता है अब मुझे मजा आ रहा है, इसके बाद तो मेरा कॉम्बैट एबिलिटी जरूर 100 गुना से बढ़ जाएगा और मेरा ओवरऑल स्ट्रेंथ लगभग 30% से बढ़ जाएगा। और ये सब मेरे इटर्नल दांतियान के कारण हो रहा है, क्योंकि उसके वजह से मेरी स्पिरिचुअल पावर कभी खत्म होगा ही नहीं और मैं बिना किसी लिमिट के जितना चाहे उतना स्पिरिचुअल पावर का यूज करके फाइट कर सकता हूँ। ये बोलकर वो 2-4 और सन ऑफ गॉड को पीट कर रख देता है और कहता है कि जितना ज्यादा हाई रैंकिंग है उन्हें हराना उतने ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है, लगता है कि अब 100 से कम सन ऑफ गॉड को चैलेंज करना पड़ेगा। वहीं पर बाहर में बताया जाता है कि 18 सन ऑफ गॉड ने सक्सेसफुली रैंक 100 से लेकर रैंक 130 वाले को चैलेंज करके उन लोगों को हराकर टॉप 100 में एंटर कर चुका है। ये देखकर 10th को और भी बड़ा झटका लग जाता है और वो कहते ऑलरेडी टॉप 100 में एंटर कर लिया है और अभी भी वो 100 से ज्यादा लोगों से फाइट कर पा रहा है, लेकिन कैसे। तभी 8th उसके पास जाकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते तुम तो 18 सन ऑफ गॉड को काफी कम समझ रही थी ना, अब उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। ये सुनकर वो कहते कि मैं अभी काफी अच्छे मूड में हूँ, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि कोई भी मेरा छोड़ा हुआ सरप्राइज को देख भी पाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ 18 सन ऑफ गॉड के पास एक चांस है उस सरप्राइज को खोलने के लिए। ये सुनकर 9th पूछती है अब आकर तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहती है जब टाइम आएगा तब तुम लोगों को पता चल ही जाएगा। वहीं पर किंसू को दिखाते हैं जहाँ पर वो रैंक 50 वाले को चैलेंज करता है। वो अपने बारे में बताता है कि मैं सेकंड जनरेशन का सन ऑफ गॉड हूँ, रैंक 50 और मेरा नाम क्यूसू है। किंसू अपने बारे में बताता है और वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो अपना शॉर्ट से हमला करता है जिसे किंसू डॉज कर लेता है और मौके का फायदा उठाकर उसे एक किक मारकर खत्म कर देता है। जैसे वो उसे हराता है उसे एक आवाज सुनाई देती है कि किंसू युवा सेट का 18 सन ऑफ गॉड टैलेंट लिस्ट में रैंक 50 को हासिल कर लिया है। ये सुनकर वो कहते हैं कि टॉप 100 वाला काफी ज्यादा पावरफुल निकला, मैं सोच रहा हूँ कि आखिर टॉप 1 पर कौन बैठा होगा और उसका पावर कितना ज्यादा होगा। तभी वहाँ पर 10th डॉटर ऑफ गॉड आ जाती है और वो आकर अपने बारे में बताती है। उसे देखकर किंसू कहता है ये तो 10th डॉटर ऑफ गॉड है ना, लगता है कि उसका हाईएस्ट रैंक 49 ही है, वेल उतना भी बुरा नहीं है। ये बोलकर वो अपने बारे में बताता है और वो लोग फाइट स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही फाइट स्टार्ट होता है 10th उस पर एनर्जी बॉल से हमला कर देती है, जिससे कि किंसू एक पंच मारकर खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो उसे पंच मारता है वो गैस में बदलकर उसके बॉडी में एंटर कर जाता है, जिससे उसे खांसी होने लगती है और उसे एक के बजाय काफी सारे 10th दिखाई देने लगती है। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो पॉइजन था। वहीं पर वो सभी लोग उस पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। ये देखकर किंसू एक पर हमला करता है, लेकिन वो असली वाला नहीं होता है, जिससे वो थोड़ा सा चौंक जाता है। असली वाला उसके पीछे होता है जो कि किंसू को एक किक मार देती है। उसका असली बॉडी को देखकर वो सोचता है तो ये है उसका असली बॉडी। अब समझ आया कि वो टॉप 50 में कैसे एंटर कर पाई है। उसका पॉइजनस स्पिरिचुअल पावर से हिट होने के बाद लोगों को एक के बजाय वो काफी सारे 10th डॉटर ऑफ गॉड दिखाई देने लगती है और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनमें से असली वाला कौन है। अगर बॉडी में मौजूद पॉइजन से जल्दी जल्दी डील नहीं किया गया ना तो 10th से डील करना सच में काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगा, लेकिन अगर टॉक्सिन को जल्दी हटाया नहीं गया ना तो उससे फाइट करना और भी ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। तभी झाओ लिंग्यो यानी कि 10th का कॉन्शियसनेस उससे कहती है कि जब से मैं 10th डॉटर ऑफ गॉड का टाइटल हासिल की हूँ ना, तब से लेकर अभी तक मुझे कोई भी हरा नहीं पाया है। युवा के एक्टिव सन ऑफ गॉड में से अगर कोई भी मुझे हरा देता है ना तो मैं उसे अपना मास्टर स्वीकार कर लूंगी। ये सुनकर किंसू कहता मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इनविंसिबल हो और कोई तुम्हें हरा नहीं सकता है। ये बोलकर वो उस पर हमला करने जाता है। ये देखकर वो फिर से उस पर टॉक्सिन वाले एनर्जी बॉल से हमला कर देती है, लेकिन वो उसे डॉज करके कहता है इन स्मॉल ट्रिक से कुछ होने वाला नहीं है, तुम और कुछ नहीं कर सकती हो क्या। ये बोलकर वो उसके करीब जाकर उसे पकड़ने का कोशिश करता है। ये सुनकर वो कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। ये बोलकर वो एक ही बार में काफी सारे टॉक्सिन वाले एनर्जी बॉल से हमला करने लगती है, जिससे किंसू को लग जाती है और वो इम्पैक्ट से काफी दूर फेंका जाता है। वो जल्दी से खुद को संभालता है और कहता है अब तुम्हारा बहुत हो गया, लेकिन तभी उसका ड्रैगन का बच्चा बाहर निकल जाता है। उसे देखकर वो कहता है तुम बाहर क्या कर रहे हो। वो बाहर निकलकर उसका सभी पॉइजन को निगलने लगता है और निकलकर कहता है काफी डिलीशियस है। ये देखकर वो पहले से पावरफुल अटैक करने लगती है। ये देखकर किंसू उसे संभल जाने के लिए कहता है, लेकिन वहीं पर वो उसके सभी पॉइजन से भरा हुआ स्पिरिचुअल एनर्जी वाला बॉल को अटैक को निगल जाता है। ये देखकर किंसू थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है अब जबकि यहाँ पर एक फ्लो है तो बैटल खत्म करने का वक्त आ गया है। ये बोलकर वो जाकर उसे एक पंच मारकर ढेर कर देता है, लेकिन तभी वो बेबी ड्रैगन उसके पास चला जाता है। उसे देखकर किंसू थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो, लेकिन वहीं पर वो 10th डॉटर ऑफ गॉड के कॉन्शियसनेस को डिवोर कर जाता है। ये देखकर किंसू कंफ्यूज ही रह जाता है। वहीं पर बाहर में दिखाया जाता है जहाँ पर 10th काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी से देख रही होती है और कह रही होती है कि क्या वो
काम किया होगा या फिर काम नहीं किया होगा। अभी कुछ देर पहले ही वो रैंक 50 को हराया है और काफी देर से कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। लगता है कि 18 सन ऑफ गॉड रैंक 59 यानी कि मुझे नहीं हरा पाएगा। तभी एट्स काफी गुस्से में उससे कहते कि तुम्हारा फैंटम बॉडी जो उसके अंदर है वो भी तुम्हारे जैसा होगा और पॉइजनस स्पिरिचुअल पावर का यूज कर रहा होगा। 10th काफी ज्यादा प्राउड के साथ कहते हैं तो क्या हो गया, मेरे स्पेशल स्पिरिचुअल पावर ही मेरी इनविंसिबिलिटी का फाउंडेशन है। और काफी घमंड के साथ कहते मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मुझे हरा सकता है। लेकिन तभी टैलेंट लिस्ट अपडेट होकर अनाउंस करता है कि 18 सन ऑफ गॉड ने रैंक 49 को हरा दिया है। ये देखकर उसका मुंह बंद हो जाता है और मौके का फायदा उठाकर 9th उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देती है। वहीं पर वो सोच रही होती है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, मेरा पॉइजनस स्पिरिचुअल पावर से आम लोग बिल्कुल भी बच नहीं सकते हैं, उसका मतलब कहीं वो पॉइजन से रिस्ट्रेन तो नहीं है ना। ये सोचकर वो काफी खुशी से कहते कि 18 सन ऑफ गॉड तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, अब तो उससे मिलने का मुझसे इंतजार हो ही नहीं रहा है। और काफी खुशी खुशी 9th का हाथ पकड़कर उससे कहती है क्यों ना अब से हम तीनों लोग 18 सन ऑफ गॉड के साथ रहना स्टार्ट कर दे। ये सुनकर वो शर्मा कर उसे भगाने लगती है। वहीं पर किंसू को दिखाते हैं जहाँ पर वो अगला फ्लोटिंग आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहाँ पर 10th रैंक वाला सन ऑफ गॉड और कोई नहीं बल्कि पैट्रिक यांगमिंग होता है। वो अपने बारे में बताता है कि मैं 17th जनरेशन का सन ऑफ गॉड वांग यांगमिंग हूँ। उसे देखकर किंसू थोड़ा सा चौंकते हुए कहते हैं कि 10th प्लेस पर पैट्रिक यांगमिंग है, जब वो यंग थे तब। ये बोलकर वो भी अपने बारे में बताकर फाइट स्टार्ट कर देता है और उस पर एक जोरदार हमला करने जाता है। लेकिन वो खुद को बचाने के लिए एक शील्ड का यूज करता है जिससे किंसू ब्रेक नहीं कर पाता है। और जब वो शील्ड पर हमला करता है तो वो खुद काफी दूर फेंका जाता है। वो खुद को संभालते हुए कहता है कि उसका डिफेंस पावर तो सच में काफी ज्यादा है, पैट्रिक यांगमिंग से तो यही उम्मीद किया जा सकता है। ये बोलकर वो उन पर काफी बार हमला करता है लेकिन वो उसके शील्ड को एक थोड़ा सा खरोच भी नहीं ला पाता है। और कुछ देर के बाद वो काफी ज्यादा थक जाता है और अपना पसीना पोंछते हुए कहता है कि मैं तो उन्हें 1 इंच भी हिला नहीं पाया हूँ। वो आराम कर ही रहा होता है कि तभी यांगमिंग उस पर अपना 1000 हैंड नाम के स्किल का यूज करके किंसू को खाने पीने पर दे देता है और उसके बाद वो अपना पावर का यूज करके किंसू को ट्रैप कर देता है। ये देखकर वो कहता है मुझे नहीं लगता कि आप मुझे ट्रैप कर सकते हैं। ये बोलकर वो अपना सोड निकाल लेता है और 10 सोड वाला टेक्निक का यूज करके उस ट्रैप से खुद को छुड़ा लेता है और उन पर हमला करने जाता है। खुद को बचाने के लिए वो अपना दूसरा डिफेंसिव टेक्निक का यूज करता है लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि तब तक वो उसे खत्म कर देता है। उन्हें हराने पर उसे एम्परर का की लक मिलता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंकते हुए कहता है मुझे लगा नहीं था कि टॉप 10 को हराने पर मुझे एम्परर का लक मिलेगा। लगता है कुछ समय को टॉप सन ऑफ गॉड एम्परर के पोजीशन के लिए कम्पीट किए थे। वहीं पर बाहर में दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जाता है कि किंसू ने रैंक 10 को हासिल कर लिया है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और 9th 10th का काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं क्या तुम अभी भी 18 सन ऑफ गॉड को लुक डाउन कर रही हो, क्या तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम इनविंसिबल हो। लेकिन उसकी उम्मीद से पहले वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगते कि 18 सन ऑफ गॉड अब बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा, उनसे मिलने का इंतजार तो अब मुझसे हो ही नहीं रहा है। उसका वैसा रिस्पॉन्स देखकर उन दोनों का मुंह बंद हो जाता है और अजीब तरह से वो दोनों कहते हैं कि उसका एटीट्यूड तो सच में पूरी तरह से बदल ही गया है। इसके बाद किंसू को दिखाते हैं जहाँ पर वो एक एक करके बाकी के लोगों को हरा देता है और हराने के बाद वो टॉप 5 में एंटर कर जाता है। ये देखकर बाहर में सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सभी लोग उसी के ही बारे में बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर 6 सन ऑफ गॉड कहता है कि मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ कि 10,000 सालों में कौन टैलेंट लिस्ट में नंबर 1 पर होगा। ये देखकर वो तीनों डॉटर ऑफ गॉड काफी ज्यादा खुश और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। तभी कुछ लोग अभी भी डाउट करते हुए कह रहे होते हैं क्या तुम्हें लगता है कि वो सच में रैंक 1 को हरा पाएगा। तभी वहाँ पर मास्टर वर्ड आ जाते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग उन्हें ग्रीट करने लगते हैं और एक बंदा उनसे पूछता है क्या आपको लगता है कि 18 सन ऑफ गॉड सच में रैंक 1 को हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा। वहीं पर किंसू को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा थक गया होता है और वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि वो बैटल तो सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। तभी उसे एम्परर का लक मिल जाता है। वो खड़ा होकर कहता है मुझे लगा नहीं था कि रैंक 3 वाले को हराना इतना ज्यादा मुश्किल होगा, तो इसलिए यूएस पिछले 10,000 सालों से ईस्टर्न वायलेंस में सर उठाकर खड़ा है क्योंकि हमारे यहाँ इतने सारे एरोगेंस टैलेंट भरे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि अगर किस तरह का बंदा रैंक 1 के पोजीशन को लेकर बैठा हुआ होगा। ये बोलकर वो रैंक 1 को चैलेंज करने के लिए चला जाता है और यहीं पर शुरुआत में दिखाते हैं कि कुछ लोग मास्टर बर्ड से पूछते हैं क्या आपको लगता है कि 18 सन ऑफ गॉड रैंक 1 को हरा पाएगा। इसका जवाब में वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद किंसू को दिखाते हैं जहाँ पर रैंक 3 को हराकर वो रैंक 2 को चैलेंज करने जाता है और रैंक 2 को देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि रैंक 2 पर और कोई नहीं बल्कि उसके फादर किन फातियन होते हैं। उन्हें देखकर वो कहता है कि मेरे फादर अपने वक्त में सच में काफी ज्यादा फेमस थे, हालांकि मैंने काफी सारे लोगों को हरा दिया है लेकिन मैं अपने फादर के नाम को डुबा नहीं सकता हूँ। ये बोलकर वो दोनों फाइट स्टार्ट कर देते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को एक पंच करते हैं जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और भयानक एनर्जी फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाता है। वहीं पर किंसू को दिखाते हैं जिसको मुंह से खून निकल गया होता है लेकिन किन फातियन को ज्यादा कुछ नहीं हुआ होता है और तभी वो दोनों इम्पैक्ट से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ये देखकर किंसू कहते हैं कि इस वर्ल्ड में मेरे फादर से ही उम्मीद किया जा सकता है। अगर सिर्फ कॉम्बैट पावर की बात करूँ तो मैं अपने फादर को हरा भी नहीं पा रहा हूँ जब वो यंग थे तब, और उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे पास इटर्नल दांदियन है जिसके कारण मेरे स्पिरिचुअल पावर कभी खत्म होगा ही नहीं और मैं फाइट करते रह सकता हूँ और बैटल से सीख और ग्रो भी कर सकता हूँ। ये बोलकर वो लोग फिर से फाइट स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर बाहर में दिखाते हैं जहाँ पर कुछ लोग मास्टर बर्ड से पूछते हैं
कि आपको क्यों लगता है कि 18 सन ऑफ गॉड रैंक 1 को हरा क्यों नहीं पाएगा। वैसे रैंक 1 पर आखिर है कौन? वो बताते हैं कि रैंक 1 पर और कोई नहीं बल्कि युवा के एम्परर है। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उनके बीच में हीटेड डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। वहीं पर वो आगे बताता है कि सभी ग्रेट एम्परर इनविंसिबल थे, युवा के एम्परर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। वो भी अपने टाइम में पूरे एक एरा को डोमिनेट किए थे और वो काउंटलेस टैलेंट लिस्ट के टैलेंट को अपने सामने झुका भी दिए थे। इसलिए 18 सन ऑफ गॉड रैंक 3 को तो हरा सकता है और 1% चांस से वो रैंक 2 को भी हरा सकता है, लेकिन रैंक 1 हमारे एम्परर को हराना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अगर मेरा विचार सुनना चाहेंगे तो 18 सन ऑफ गॉड सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है कि वो टॉप 3 में एंटर कर गया है, जो कि किसी के लिए भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो रैंक 2 को हरा पाएगा, क्योंकि सेकंड प्लेस पर और कोई नहीं बल्कि 18 सन ऑफ गॉड का फादर किन फातियन है। अपने एरा में किन फातियन एक बहुत ही ज्यादा प्रोमिसिंग फिगर था एम्परर बनने के लिए। बस हुआ ये था कि हेवन और अर्थ का लो बदल गया था और कई हजारों साल पहले एम्परर का रोड कट गया था, उसका कनेक्शन टूट गया है, इसलिए वो एम्परर बन नहीं पाया था। किन फातियन चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, वो हेवन और अर्थ के लो को फिर से रिवर्स नहीं कर सकता था, इसलिए वो एम्परर नहीं बन पाया था। ये सब सुनकर सभी लोग कहने लगते हैं कि हमने उनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, वो सच में एक रेपुटेबल फिगर है। वहीं पर कुछ लोग बोल रहे होते हैं लेकिन फिर वे युवा के एम्परर रैंक 1 पर है, जो कि किन फातियन से भी ऊपर है। तो तुम सोच ही सकते हो कि युवा के एम्परर का क्या पावर होगा। अभी 18 सन ऑफ गॉड रैंक 3 को हासिल कर लिया है, जो कि ऑलरेडी काफी बड़ा ग्लोरी की बात है। अगर वो उससे भी आगे जाना चाहेगा तो वह बिल्कुल क्षितिज को छूने जितना हार्ड होगा। ये सुनकर 10th डॉटर ऑफ गॉड 8th और 9th से पूछते क्या तुम लोगों को लगता है कि 18 सन ऑफ गॉड अब और आगे जा पाएगा? 8th कहती है बिल्कुल नहीं, क्योंकि किन फातियन अपने टाइम में इनविंसिबल था। 9th कहती है कि मेरे लिए ये कहना मुश्किल है, मैं 18 सन ऑफ गॉड को काफी लंबे टाइम से फॉलो कर रही हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 18 सन ऑफ गॉड के पास काफी ज्यादा अजीब अजीब पावर है। उसके पास काफी सारा ट्रम्प कार्ड है, ऐसा भी कहा जा सकता है कि उसके पास अनलिमिटेड स्पिरिचुअल पावर का सप्लाई है, कभी खत्म ही नहीं होता है और वो अपने ओपोनेंट को काफी अजीब अजीब तरीकों का यूज करके भी हरा सकता है। मुझे लगता है कि उसके पास मिरेकल परफॉर्म करने का पोटेंशियल है। तभी वहाँ पर गाओ आते हुए कहा था ये डेफिनेटली पॉसिबल है। आप 18 सन ऑफ गॉड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं लेकिन सब कुछ नहीं जानते हैं। 18 सन ऑफ गॉड डेफिनेटली अपने फादर को हरा सकता है। और अगर बात करें 18 सन ऑफ गॉड और रैंक 1 के बीच के बैटल की, तो मैं यही कहूंगा कि 18 सन ऑफ गॉड का जीतने का चांस ज्यादा है। ये सुनकर 9th अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं कि तुम 18 सन ऑफ गॉड के बारे में कुछ ज्यादा सोच रहे हो, ये तो इम्पॉसिबल है। 8th कहते हैं कि अपने फादर किन फातियन को हराना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल का बात है, तो एम्परर की बात तो मत ही करो। 10th कहते हैं चाहे जो भी हो जाए लेकिन मुझे टैलेंट लिस्ट का अगले अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतजार है। वहीं पर किंसू को दिखाते हैं जहां पर वो अपना गॉड बॉडी आर्मर, दोनों सोल और कॉन्शियसनेस, अपना सोर्ड, अपने स्फीयर सबका यूज कर लिया होता है, लेकिन वो अभी भी उसे हरा नहीं पाता है और वो काफी ज्यादा थक गया होता है। और वो हाफते हुए कहता है कि मैंने अपना सभी ट्रम्प कार्ड का यूज कर लिया है लेकिन फिर भी मैं अपने फादर को हरा नहीं पाया हूँ। वहीं पर उसके फादर उसे और फाइट करने के लिए कहते हैं। ये देखकर वो अपना गॉड बॉडी आर्मर को हटा लेता है और कहता है कि मैंने अपना सभी स्किल और ट्रम्प कार्ड का यूज कर लिया है, इसलिए फिजिकली फाइट करने का वक्त आ गया है। ये बोलकर वो अपना बॉडी से ड्रैगन पावर को रिलीज करने लगता है और सभी पावर को अपने हाथ में जमा करने लगता है और कहता है कि अब मैं एक सीरियस पंच से हमला करने वाला हूँ। ये बोलकर वो अपना पंच रेडी करके फातियन पर जोरदार हमला कर देता है, जिससे वहाँ का धरती टूट जाती है और उसके फादर दूर फेंका जाते हैं और वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ये देखकर किंसू कहता है कि टैलेंट लिस्ट में मैंने लगभग 1800 बैटल एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और वो भी काफी सारे एराज के टैलेंट्स है। इन बैटल्स ने मुझे ये बताया कि मेरा डिफेंसिव और मेरा ऑफेंसिव पावर इनफ नहीं है और यहाँ के बैटल का प्रेशर और मेरा जीतने का डिजायर ने मुझे मेरा यूनिक स्किल डेवलप करने पर मजबूर कर दिया है, जो कि एक बार अटैक करने पर मेरा बॉडी का काफी ज्यादा पावर का यूज कर लेता है। वहीं पर किन फातियन को दिखाते हैं जो कि काफी मुश्किल से होश में आकर उठता है और उस पर फाइनल अटैक करने के लिए बढ़ता है। ये देखकर किंसू उस पर अभी अपना नया डेवलप किया हुआ अल्टीमेट पंच से हमला करके फाइनली अपने फादर किन फातियन को हरा ही देता है और हरा कर कहता है कि ये पंच तो लाइटनिंग जितना तेज है और ड्रैगन के जितना स्ट्राइक हेवी है। वहीं पर बाहर में अनाउंस किया जाता है कि किंसू द 18 सन ऑफ गॉड ने किन फातियन को हराकर रैंक 2 को हासिल कर लिया है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाते हैं और सदमा में चले जाते हैं, क्योंकि सभी लोग मान लिए थे कि वो कभी भी अपने फादर को हरा पाएगा ही नहीं और सभी लोग उसी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं कि वो तो अपने जनरेशन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहा है। वहीं पर ये देखकर मास्टर बर्ड भी कहता है कि मुझे भी इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि किंसू ये कर दिखाएगा। इसका सिर्फ यही मतलब है कि किंसू अपने फादर से काफी ज्यादा ताकतवर है जब उसके फादर यंग थे उसके तुलना में। इस तरह से किंसू का फ्यूचर उसके फादर के फ्यूचर से काफी ज्यादा और आगे और एडवांस होगा। और यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हेवन के बैटलफील्ड से होती है, जहां पर किंसू के फादर किन फातियन को दिखाते हैं जो कि एक बिस्ट से फाइट कर रहे होते हैं और अपना बिना ज्यादा ताकत का यूज किए उसे खत्म कर देते हैं। तभी उसे टैलेंट लिस्ट का ऑरा दिखाई देता है और उसे पता चल जाता है कि किंसू ने उसे टैलेंट लिस्ट में हरा दिया है। ये देखकर उसे अपने बेटे पर काफी ज्यादा गर्व होता है और वो कहता है कि मैंने अपने बेटे से बिल्कुल यही उम्मीद किया था, वो तो सच में मुझसे काफी ज्यादा अच्छा निकला। उस बिस्ट को मारने पर उसे हेवनली ट्रेजर मिला होता है, उसे लेकर वो कहता है कि जब मुझे इमोर्टल एलिक्सर मिल जाएगा तब मैं लौट जाऊंगा। ये बोलकर वो अपना काम जारी रखने के लिए आगे बढ़ जाता है। इसके बाद टैलेंट लिस्ट में किंसू को दिखाते हैं जहाँ पर वो नंबर 1 को चैलेंज
चैलेंज करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है, इसलिए वो जल्दी से नंबर 1 वाले फ्लोटिंग आइलैंड पर चला जाता है। लेकिन वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उस आइलैंड पर कोई होता ही नहीं है। तभी वहां पर बिजली चमकने लगती है और वहां पर एक ग्रेट एम्परर का पाथ अपीयर हो जाता है। ये देखकर किंसु उस पाथ पर चलने लगता है और ये ग्रेट एम्परर का तीसरा पाथ होता है जिस पर वो चढ़ा होता है। वो उस पाथ पर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन वो पाथ उन दोनों पाथ से बिल्कुल नॉर्मल होता है, जिससे किंसु को थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि पहला पाथ पर उसे गिफ्ट देने के लिए काफी सारे इल्यूजन था और दूसरा पर काफी सारे इविल स्पिरिट थे, लेकिन ये वाला बिल्कुल ही नॉर्मल होता है, यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। इसलिए वो आगे बढ़ते ही रहता है और आधे घंटे के बाद उसके सामने वही वाला गोल्डन स्टोन अपीयर हो जाता है, जहाँ पर पहले उसका रैंकिंग 15 नंबर पर था, लेकिन अब वो डायरेक्टली 3 प्लेस बढ़कर 12 नंबर पर आ जाता है। उस रैंकिंग लिस्ट को देखकर वो पहले से और भी ज्यादा उत्सुक हो जाता है उस रैंकिंग लिस्ट के बारे में जानने के लिए, क्योंकि उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तभी किंसु को वही सीनियर की आवाज सुनाई देती है जो कि हमेशा की तरह अपने फिशिंग रोड से कुछ कर रहे होते हैं। उनका आवाज सुनकर वो जल्दी से उनके पास जाकर उन्हें हेलो बोलता है। किंसु को देखकर वो पहले जितना शॉक्ड नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा शॉक्ड हो गया होता है और कहता है कि आखिर फिर से ये इविल बच्चा कहाँ से आ गया। किंसु कहता है कि सीनियर, मुझे पता है कि मुझे देखकर आप काफी ज्यादा खुश है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि हम लोग इतनी जल्दी मिलेंगे। वो इरिटेट होते हुए कहते हैं कि हाँ ये कुछ ज्यादा जल्दी हो गया, अब ये बताओ कि ये रास्ता तुम्हें कहाँ से मिला। किंसु बताता है युवा का टैलेंट लिस्ट से। ये सुनकर वो कहता है युवा के एम्परर, लगता है कि वो अपने डिसेंडेंट के लिए एक रास्ता छोड़ कर गए हैं। किंसु उससे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये बोलकर वो आसपास अपने नजरें घुमाता है तो उसकी नजरें उसी रेड मून पर चली जाती है। उसे देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और उनसे पूछता है कहीं ये वही रेड मून तो नहीं है ना जो कि रेड मून वाले इंसिडेंट के बाद कहीं गायब हो गया था। रेड मून वहां से गायब होने के बाद वो ग्रेट एम्परर के पास पर अपीयर हो गया है, आखिर ये सब चल क्या रहा है। और उसे रेड मून पर फिशिंग करते हुए देखकर वो और भी ज्यादा उत्सुक होकर पूछता है कि आप वहाँ पर क्या फिशिंग कर रहे हैं, क्या वहाँ पर भी मछली है। ये सब सुनकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है और वो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा सवाल पूछ रहे हो। तभी उसके कांटे में कुछ फंस जाता है। ये देखकर वो जल्दी से किंसु को इग्नोर करके उसे खींचने लगता है और अपना काफी ज्यादा ताकत का यूज करके उसे नीचे लाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका अपोनेंट भी अपना काफी ज्यादा ताकत का यूज करने लगता है, जिससे वहां पर काफी भयंकर एनर्जी फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाती है। वो उसमें लगभग सफल होने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसका धागा ही टूट जाता है और वो वहीं पर गिर जाते हैं और वो रेड मून भी वापस अपने जगह पर चला जाता है। ये देखकर वो दुखी होते हुए कहता है, अरे मैं फिर से फेल हो गया, मेरे पास काफी सारे फिशिंग की स्किल्स है, लेकिन मैं इतना बार कभी भी फेल नहीं हुआ हूँ। ये देखकर किंसु काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोच रहा होता है कि आखिर वो किस तरह का पियरलेस जीनियस है जो कि एक सैटेलाइट को भी डायरेक्ट नीचे ला रहे थे। इतना सोचकर वो उससे पूछने लगता है कि आखिर रेड मून वाले इंसिडेंट में हुआ क्या था और आप रेड मून में फिशिंग क्या कर रहे थे। वो इरिटेट होकर वहीं पर बैठकर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, जल्दी से तुम यहाँ से चले जाओ। किंसु कहता है ठीक है, अब से मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। ये बोलकर वो वहीं पर चुपचाप खड़ा हो जाता है। उससे वहां पर बिल्कुल चुपचाप खड़ा देखकर वो समझ जाता है कि वो तूफान के आने के पहले वाली शांति है, इसलिए वो उससे पूछता है अब क्या है, तुम जा क्यों नहीं रहे हो। किंसु कहता है सीनियर, आप रूल को फॉलो कीजिए, आप मुझे कुछ गिफ्ट नहीं देने वाले हैं क्या। वो गुस्से में कहता है कि यहाँ के इंचार्ज मैं हूँ या फिर तुम हो। किंसु कहता है ऑफकोर्स आप है, लेकिन रूल तो रूल है ना, आपको नहीं लगता है कि आप रूल भूल रहे हैं, इसलिए मैं तो बस आपको रूल याद दिला दे रहा था। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और उसी पर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी वो खुद को शांत करते हुए कहते हैं कि इस बात पर कुछ ज्यादा नहीं है, अभी हाल ही में काफी सारे लोग ग्रेट एम्परर के पास पर आए थे और सभी चीज बांट दिया गया है। ये सुनकर किंसु काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो पूछता है आपका मतलब ये है कि मेरे अलावा भी और भी काफी सारे लोग हैं जो कि ग्रेट एम्परर के पास पर चढ़ चुके हैं। वो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि पूरे दुनिया में सिर्फ तुम ही अकेले हो जिसके पास ये चांस है। सबसे इंपॉर्टेंट टैलेंट लिस्ट वाला पाथ है। उस वक्त में वेस्टर्न डिजर्ट और ईस्टर्न प्लेन वाले लोग सक्सेसफुली काफी सारे ग्रेट एम्परर के पास पर आ गए थे, इसलिए तुम कुछ ज्यादा एरोगेंट मत बनो, हम्बल बनना सीखो और दूसरों को सब कुछ मत बता देना। किंसु थोड़ा सा हैरानी से कहते हैं इसका मतलब और भी कई सारे मेरे जैसे ही लोग हैं जो लोग 3 बार ग्रेट एम्परर के पास पर आ गए हैं, और क्या सभी एम्परर के पास पर आप ही है। लेकिन वो कुछ जवाब देता ही नहीं है और कहता है कि अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। ये बोलकर वो उसे एक एनर्जी बोल दे देता है। उसे लेकर किंसु फील करते हुए कहते हैं कि मून गॉड डायनेस्टी में जब मैंने उस वॉइड स्पिरिट को हरा दिया था तब मुझे इसी तरह की एनर्जी मिला था जो कि मेरे गॉड बॉडी को प्रमोट भी कर दिया था। सीनियर कहता है कि ये एक स्पेशल तरह की एनर्जी है जिसे मैंने रेड मून से पकड़ा है, इसे मैंने प्यूरिफाई कर दिया है, इसलिए अब ये नॉन टॉक्सिक और हार्मलेस है, ये तुम्हारे बॉडी को इवॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। किंसु पूछता है ये स्पेशल एनर्जी सिर्फ रेड मून पर ही पाया जाता है क्या, और ये स्पेशल फिजिक को प्रमोट क्यों कर सकती है। सीनियर कहते हैं कि अब मैं और कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए अब तुम्हें जाना चाहिए। किंसु उसे बाय बोलकर वहां से जाने लगता है और जाते हुए सोच रहा होता है कि इस बार मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा चीजें मिल गई है। मेरा सिर्फ एक ही कमजोरी है और वो है कि मेरा स्पेशल फिजिक काफी ज्यादा कमजोर है। मेरा इन्नेट
नंबर 1 बॉडी फीचर्स में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी मैंने सन गॉड बॉडी को अवेकन कर लिया है और मैंने उसे परफेक्शन तक भी प्रैक्टिस कर लिया है। लेकिन ये बॉडी एक शॉर्ट बॉडी में से सिर्फ मिडिल में ही रैंक किया जा सकता है और ट्रूली फियरलेस फिजिक्स से काफी ज्यादा इंफीरियर है। अगर मेरा ये बॉडी इसी तरह से इवॉल्व होते रहेगा तो मजा ही आ जाएगा। किंसु को जाता देखकर सीनियर कहता है कि वो बच्चा लगातार 3 बार ग्रेट एम्पायर के पाथ पर आ गया है, जो कि एंशिएंट टाइम में भी काफी ज्यादा रेयर हुआ करता था। अगर वो फिर से आ जाता है तो वो डायरेक्टली गोल्ड लिस्ट के टॉप 10 में एंटर कर जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा मौका के साथ साथ बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। शायद मुझे कुछ करना चाहिए, ये बोलकर वो उसी गोल्ड स्टोन को समन करता है और 12th प्लेस पर किंसु का नाम और उसका डिटेल लिखा होता है। वो उसे मॉडिफाई करके फर्स्ट केस इन हेवन इनविंसिबल विद इन द वर्ल्ड नाम रख देता है। वो नाम रखकर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये नाम उसके सेमलेस पर्सनैलिटी पर बिल्कुल सूट करता है। इसके बाद किंसु को दिखाते हैं जहाँ पर वो आगे बढ़ ही रहा होता है और जाते हुए सोच रहा होता है कि ये ग्रेट एम्पायर का पाथ युवा के एम्पायर द्वारा छोड़ा गया है, पता नहीं आखिर उनका पर्पस क्या होगा। तभी उसे वहाँ पर एक व्यक्ति का फिगर दिखाई देता है। किंसु को देखकर वो कहता है फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। किंसु उससे पूछता है कौन हो तुम? वो कहता है मैं वही हूँ जिसने तुम्हें यहाँ पर लाया है। ये सुनकर किंसु थोड़ा सा अमेज हो जाता है और जल्दी से एम्पायर को ग्रीट करता है। वो कहता है इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा टीनेजर वाला रूप है जब मैं असली एम्पायर नहीं था तब का। ये देखकर किंसु काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर सोच रहा होता है कि मैं सच में असली युवा के एम्पायर से मिला हूँ। हालांकि ये सिर्फ एम्पायर का टीनेजर वाला रूप है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर बुलाने का जरूर इसके पीछे कोई डीप मीनिंग छुपा होगा, इसका बेनिफिट जरूर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तभी एम्पायर कहता है रूल को फॉलो करो और जल्दी से गेम को खत्म करो। किंसु कहता है आपसे फाइट करना तो मेरा प्लेजर होगा। वो कहता है अपना पूरा ताकत का यूज करके मुझ पर अटैक करो। ये सुनकर किंसु कहता है सिर्फ मैं ही अटैक करूंगा, क्या ये ठीक रहेगा? वो कहता है फालतू का बकवास करना बंद करो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ग्रेट एम्पायर को टक्कर दे सकते हो? मानता हूँ कि मैं कुछ ज्यादा फेंक रहा हूँ, लेकिन ग्रेट एम्पायर अपनी ही जनरेशन में असली इनविंसिबल होते हैं। अगर तुम सिर्फ मुझे एक कदम पीछे कर देते हो ना तो तुम जीत जाओगे। ये सुनकर किंसु कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ये बोलकर वो उस पर जोरदार हमला करने जाता है, लेकिन एम्पायर खुद को एक शील्ड से प्रोटेक्ट कर लेते हैं और एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंसु एम्पायर पर हमला करता है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी हिला भी नहीं पाता है। ये देखकर एम्पायर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है बस यही तुम्हारा पावर है। ये सुनकर किंसु कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अब मैं भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। ये बोलकर वो अपने सभी ड्रैगन पावर को गैदर करने लगता है। ये देखकर एम्पायर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि ये पंच इंटरेस्टिंग लग रहा है। तभी किंसु उस पर अपना सबसे ताकतवर हमला कर देता है, जिससे वो उसे एक स्टेप दूर करने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर किंसु सोचता है कि मेरा सबसे पावरफुल स्ट्राइक से भी वो सिर्फ एक ही स्टेप दूर हुआ है। तभी एम्पायर उससे कहता है कि ये पंच सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका एक अलग ही चार्म है, क्या तुमने इसे बनाया है? वो इसका जवाब हाँ में देता है। ये सुनकर वो उससे कहता है कि हालांकि ये मेरा असली बॉडी का सिर्फ 10वां भाग ही है, लेकिन तुम मुझे एक स्टेप दूर करने में कामयाब हो गए हो। ये सुनकर किंसु सोचता है क्या वो मेरा तारीफ कर रहा है? अगर हाँ तो मुझे अच्छा फील क्यों नहीं हो रहा है? तभी वो आगे कहता है भूल जाओ उसे, मैं तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ कि युवा के पास तुम्हारे जैसा भी कोई है। तुम जीत गए हो, इसलिए अब तुम वापस जा सकते हो। ये सुनकर किंसु थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या आप मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं देने वाले हैं क्या? सीनियर फिशरमैन तो बोला था कि एम्पायर से मिलने का एक चांस होगा और अगर मैं उनसे मिल जाऊंगा तो वो मुझे कुछ दे पाएंगे। वो कहता है कि असलियत में तुम्हें कुछ देना तो चाहता था, लेकिन ये देखकर कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो मैं उसके बारे में बिल्कुल भूल ही गया हूँ, इसलिए इसके बदले मैं तुम्हारे 3 सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। ये सुनकर किंसु थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और पहला क्वेश्चन पूछता है 80,000 सालों में इस वर्ल्ड में कोई भी एम्पायर क्यों नहीं बना है? इसका जवाब देते हुए वो कहता है क्योंकि एम्पायर का लक को छुपा दिया गया है और एम्पायर बनने का चांस काफी ज्यादा कम हो गया है, इसलिए 80,000 साल हो गया है। और हालांकि काफी सारे इनविंसिबल पावर हाउस इमर्ज हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक भी एम्पायर को प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं। किंतु दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि एम्पायर के लक को छुपा दिया गया है, आखिर ऐसा किसने किया होगा? ये सुनकर एम्पायर उससे कहता है क्या तुम सच में इसके बारे में जानना चाहते हो? उसका वैसा बर्ताव देखकर किंसु अपना सवाल को चेंज करते हुए दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि मेरा कैटास्ट्रोफ सॉल्व कैसे किया जा सकता है और मैं और कितने दिनों तक जिंदा रह पाऊंगा? इसका जवाब देते हुए वो कहता है कि सभी 9 के 9 वर्डलेस स्टील प्लेट को जमा करो और तुम कितना दिन तक और जिंदा रह पाओगे ये बोलना काफी ज्यादा हार्ड है, क्योंकि तुम्हें काफी पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम काफी ज्यादा ब्लेस्ड हो कि तुम अभी तक जिंदा हो, इसलिए तो अंडरवर्ल्ड तुम्हारे पास आया था। अगर कम शब्दों में बोलूं तो तुम्हारा कैटास्ट्रोफ वाला प्रॉब्लम तुम्हें जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा। ये सुनकर किंसु थोड़ा सा चौंकते हुए सोचते हैं कि एम्पायर होने का बिल्कुल वर्दी है, सिर्फ मुझे देखकर ही बता दिया कि अंडरवर्ल्ड मुझसे कांटेक्ट किया था। इसके बाद टैलेंट लिस्ट के बाहर 5th सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं जो कि कहीं से आ रहा होता है
और जिस पक्षी पर वो बैठकर आ रहा होता है वो पक्षी उससे कह रहा होता है कि फाइनली तुम अपना ट्रेनिंग पूरा करके वापस यूएस तक आ ही रहे हो, अब तो तुम जरूर सन ऑफ एम्परर का पोजीशन जीत पाओगे। फिफ्थ कहता है कि उन सभी लोगों का ओवरऑल स्ट्रेंथ सच में काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन मैं भी उनसे कम नहीं हूँ, मैं हारने से ज़्यादा जीता हूँ। इस बार तो मैं सच में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया हूँ और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी बन गया हूँ। वो पक्षी कहते हैं कि आप तो सच में काफ़ी ज़्यादा हम्बल है, टॉप पर बैठे लोगों को हराना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आप इसी तरह से इंप्रूव करते रहिएगा। ये सुनकर फिफ्थ कहता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इस बार तो मैं सच में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया हूँ। अब मैं वापस यूएस तक लौट रहा हूँ, सभी 17 के 17 सन ऑफ गॉड को और ईस्टर्न वाइल्डनेस के सभी हीरो को हराने का पूरा कॉन्फिडेंस मेरे पास आ गया है। सन ऑफ एम्परर बनने के बाद मैं वापस वहाँ पर जाकर टॉप पर बैठे लोगों को भी हरा दूंगा। वो पक्षी उसका तारीफ करते हुए कहता है कि आपका यही ऑरा देख कर तो मैंने आपको फॉलो करने के बारे में सोचा था। फिफ्थ कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि 10th डॉटर ऑफ गॉड कैसी होगी। शुरुआत में तो मैं नॉर्दर्न प्लेन सिर्फ 10th डॉटर ऑफ गॉड का दिल जीतने के लिए गया था, अब मैं वापस लौट रहा हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इस बार तो सच में मैं उसे अपना बनाकर ही रहूँगा। इसके बाद किंसू को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपना सभी सवाल पूछकर अब वहाँ से जाने वाला होता है। ये देखकर एम्परर उसका कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि वापस जाने के बाद अच्छे से रहना और अपना बेस्ट ट्राई करना, स्ट्रॉन्ग बनो, तुम्हारा भी सर्वाइव करने का एक चांस है। ये बोलकर वो उसके बॉडी में एक अजीब तरह का पावर को डाल देता है। किंसू कहता है कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से रहूँगा। तभी एम्परर उससे कहता है ठीक है अब निकल जाओ यहाँ से। ये बोलकर वो उसे वहाँ से भगा देता है। उससे भगाने के बाद वो खुद से कहता है कि 80,000 सालों के बाद मैं किसी का आने का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पर वो फिशरमैन आकर कहता है कि जिसका तुम इंतजार कर रहे थे वो आ गया, लेकिन वो बच्चा थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन मेरा दिल अभी भी काफ़ी ज़्यादा मिस में है, इसलिए मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना। एम्परर कहता है कि बीज तो बो दिया गया है, अब फ्यूचर में क्या होता है अब सिर्फ इंतजार और देखने के अलावा और कुछ किया भी नहीं जा सकता है। वहीं पर बाहर में दिखाया जाता है जहाँ पर टैलेंट लिस्ट कोई भी न्यूज अनाउंस नहीं कर रहा होता है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होने लगते हैं और सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड काफ़ी टाइम से एम्परर को चैलेंज करने गया है, क्या एम्परर अभी तक जीत गया होगा। दूसरा कहते हैं कि एम्परर से फाइट करना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जीते या फिर हारे, लेकिन असल में वो तो जीत ही गया है। हालांकि हम जानते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड इनविंसिबल है, लेकिन फिर भी युवा के एम्परर को हराना ये तो इम्पॉसिबल काम है। वहीं पर 10th ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और कह रही होती है कि 18 तो बाकी के लोगों से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। ये देखकर 8th उससे कहते कि तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रही हो, 18 तुमसे किसी तरह से रिलेटेड तो है नहीं। 10th हंसते हुए कहते हैं कि बाद में तुम्हें पता चल ही जाएगा। तभी अचानक वहाँ पर काफ़ी सारे कमल के फूल गिरने लगते हैं, उसका मतलब वो सभी लोग समझ जाते हैं और सभी लोगों के साथ साथ मास्टर पक्षी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और टैलेंट लिस्ट अनाउंस करते हैं कि किंसू द 18 सन ऑफ गॉड ने युवा के एम्परर को हराकर फर्स्ट रैंक को हासिल कर लिया है। ये देखकर वो सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ पर एक टेम्पल अपियर हो जाता है और उससे धरती तक जुड़ा हुआ एक बहुत ही लंबा सीढ़ी भी अपियर हो जाता है, जिससे किंसू नीचे आने लगता है। उसे देखकर कुछ लोग कहने लगते हैं कि आज से अब मैं सिर्फ 18 सन ऑफ गॉड का रिस्पेक्ट करूंगा। ये देखकर 10th डॉटर ऑफ गॉड कहते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड तो अब मुझे ही चाहिए। वहीं पर ये देखकर मास्टर पक्षी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहते हैं कि ग्रेट एम्परर धीरे धीरे राइज होते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं पर 18 सन ऑफ गॉड को नीचे आता देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा चीयर अप भी कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो नीचे आता है सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर उसी वक्त 5th सन ऑफ गॉड भी पहुँच जाता है। वहाँ पर उतना सारे भीड़ को देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। उसका माउंट कहता है कि शायद उन्हें पता चल गया होगा कि आप आ रहे हैं, इसलिए सभी लोग आपका वेलकम करने के लिए पहले से तैयार हो गए होंगे। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है चलो चलकर मिल ही लेते हैं। ये बोलकर वो नीचे जाकर सबसे अपने आने का अनाउंस करता है। ये बोलकर वो अपना आंख बंद करके सोचने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि मेरे आने पर सभी लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। वहीं पर सभी लोग 18 सन ऑफ गॉड का काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। ये सब सुनकर 5th को लगता है कि सभी लोग उसी का इतना ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है। और तभी उसकी नज़र 10th डॉटर ऑफ गॉड पर चली जाती है, जो खुद से कह रही होती है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मैं वहाँ पर कैसे जाऊँ। 10th को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उससे गले लगने के लिए जाता है। वहीं पर वो 18th की तरफ बढ़ती है, लेकिन 5th को लगता है कि वो उसके तरफ बढ़ रही है। ये देखकर वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उसका वो गलतफहमी दूर हो जाता है, क्योंकि वो जाकर किंसू के गले लग जाती है और कहती है कि तुम ही मेरे मिस्टर राइट हो। वहीं पर ये देखकर 5th काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया होता है। उन्हें गले लगे देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि कौन रैंक नंबर 1 वालों का डोर नहीं करेगा। ये तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सी बात है कि 10th को उससे प्यार हो गया है। अब तो मुझे लगता है कि 1st और 2nd सन ऑफ गॉड भी 18 सन ऑफ गॉड को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। वहीं पर ये देखकर 5th सन ऑफ गॉड काफ़ी ज़्यादा उदास स्वर में कहता है, तो इसका मतलब सभी के सभी लोग 18 सन ऑफ गॉड को लेकर इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे और मुझे गलतफहमी हो गया था। तभी 8th और 9th डॉटर ऑफ गॉड 10th डॉटर ऑफ गॉड को 18 सन ऑफ गॉड से अलग करते हुए कहने लगते हैं, क्या करिए तुम क्या कर रही हो। 10th डॉटर ऑफ गॉड उन लोगों से कहते हैं ये तुम लोग क्या कर रहे हो। अब मैं 18th के लोगों में से
से एक हूँ। ये सुनकर वो दोनों मिलकर उसे पीटने लगते हैं। 10th डॉटर ऑफ गॉड उससे कहती है कि टैलेंट लिस्ट में मैं अपना शैडो को छोड़कर आई थी और वो तो तुम्हें बता ही दिया होगा कि जो भी मुझे हरा पाएगा मैं उसे फॉलो करूंगी और उसे से शादी कर लूंगी। ये सुनकर तो 5th सन ऑफ गॉड बिल्कुल पत्थर के जैसा जम जाता है और वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन किंसु उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना लेते हुए कहता है क्या ऐसा भी कुछ हुआ था क्या। तभी 10th फिर से उसे लिपट कर कहती है चलो जल्दी से एक दिन चुनकर हम लोग शादी कर लेते हैं। ये सब देखकर अब 5th से रहा नहीं जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में वहां पर आते हुए कहता है अब बस बहुत हो गया। उसे देखकर सभी लोग कहने लगते हैं अब आखिर ये कौन है, देखा देखा लग रहा है। तभी एक बंदा याद करते हुए कहता है कि ये तो 5th सन ऑफ गॉड है, आखिर ये यहाँ पर कब आ गया। वहीं पर 5th सन ऑफ गॉड सोच रहा होता है कि इस किंसु के बच्चे ने ना सिर्फ मेरा लाइमलाइट चुरा लिया बल्कि उसने मेरा लिंगियो को भी मुझसे चुरा लिया है। किंसु उसे देखकर सोच रहा होता है अब आखिर ये बंदा कौन है। तभी 5th सन ऑफ गॉड का माउंट यानी कि उसका पक्षी चिल्लाकर कहने लगता है कि 5th सन ऑफ गॉड यहाँ पर आ गए हैं और तुम लोग उन्हें ग्रीट क्यों नहीं कर रहे हो। 5th सन ऑफ गॉड बहुत ही बड़े जीनियस है और बेजुबान में इनका काफी ज्यादा इज्जत है, आखिर तुम लोग ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो। और ये 18th सन ऑफ गॉड कौन है, जल्दी से नील डाउन करके उन्हें ग्रीट करो। उस पक्षी को देखकर 8th और 9th कहते हैं कि ये तो वही सिली बर्ड है, ये ज्यादा स्मार्ट तो लग नहीं रहा है। वहीं पर वो पक्षी अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि जाओ लिंगियो, 5th सन ऑफ गॉड को तुमसे प्यार हो गया है, ये तुम्हारा प्लेजर है और ये तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। जल्दी से 5th सन ऑफ गॉड को फॉलो करो, ऐसा करने पर तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। ये बोलकर वो सोचता है कि ये सब बोलने पर ना सिर्फ 5th सन ऑफ गॉड को अच्छा महसूस होगा बल्कि मेरा पोजीशन भी उसके दिल में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और यही बोलने का साथ शुरुआत में दिखाते हैं कि वो पक्षी उन लोगों पर चिल्ला रहा होता है। ये देखकर 10th काफी ज्यादा नाटक करते हुए किंसु से चिपक कर कहने लगते हैं कि मुझे बचाइए, वो पक्षी काफी ज्यादा फियर्स है। ये देखकर 5th सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और किंसु से कहता है मुझे याद आ गया, तुम तो वही पहले गार्बेज हुआ करते थे ना, लेकिन मुझे कभी इसकी उम्मीद नहीं थी कि तुम कभी भी मेरा गर्लफ्रेंड को चुराने लायक बन जाओगे। किंसु उससे कहता है अच्छे से पोलाइटली बातें करो नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। 5th उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा जैसा चींटी भी मेरे जैसा ड्रैगन के सामने एरोगेंट होने की कोशिश कर रहा है, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। उसका साथ देते हुए उसका पक्षी भी कहता है कि तुम दोनों सेम लेवल में नहीं हो, इसलिए सपने देखना बंद करो और अपने जैसा गार्बेज के सामने इन्हें पोलाइट होने के लिए मत बोलो। ये वो बोल ही रहा होता है कि तभी किंसु उसके ऊपर कूद कर चढ़ जाता है जिससे उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। वहीं पर वो उसका पंख को तोड़कर गांव को ग्रिल्ड विंग बनाने के लिए दे देता है। ये देखकर 5th बिल्कुल स्टैंड खड़ा रह जाता है। वहीं पर किंसु उससे कह रहा होता है कि तुम्हारा जैसा कमजोर पक्षी भी मेरे सामने एरोगेंट होने की कोशिश करेगा तो यही होगा। ये बोलकर वो अपना तलवार निकाल लेता है और निकाल कर उसे खत्म करने जाता है। ये देखकर फाइनली 5th अपने होश में आकर उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देरी हो चुकी होती है। ये देखकर वो उससे कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा ब्रेव और काफी ज्यादा एरोगेंट हो गए हो, इसलिए अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। किंसु कहता है जल्दी से माफी मांगो नहीं तो परिणाम अभी और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। 5th गुस्से में कहता है कि तुमने मेरा माउंट को मार दिया और उल्टा मुझे को माफी मांगने के लिए बोल रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा कर रहे हो। किंसु कहता है पहले तुम थे जो कि मुझसे रूड हुए थे, इसलिए अब तुम्हें मुझसे माफी मांगना ही पड़ेगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा आग बबूला हो जाता है और उसे पीटने का मन बना लेता है और अपना 6 हाथ निकाल कर उसके तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि हालांकि तुम पहले वेस्ट गार्बेज हुआ करते थे, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कम समझ के बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है, लेकिन अब मैं कभी भी अपने दुश्मनों को कम नहीं समझूंगा। किंसु उससे पूछता है वो क्या है। वो बताता है कि बेजुबान में काफी सालों से ट्रेनिंग करते करते मैं गलती से ये स्किल सीख लिया हूँ और तुम पहले बंदे हो जिससे कि मैं यानी कि 6th आर्म गॉड पीटेगा। ये बोलकर वो उस पर हमला करने लगता है, जिससे काउंटर करते हुए किंसु सोच रहा होता है कि 6 हाथों वाला सुपर नेचुरल का क्लोज कॉम्बैट सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये देखकर 5th उससे कहता है अब मैं भी देखूंगी तुम क्या करते हो। वो कहता है मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली मैं तुम्हें हराऊंगा। ये बोलकर वो उसका 2 हाथ पकड़कर उसे उठाकर पटक देता है और वो उसके मुंह पर पैर रखते हुए कहता है क्या तुम अभी भी मेरे सामने अपना पैर रखना चाहते हो। लेकिन वहीं पर 5th को जिस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है और वो कह रहा होता है ये तो इम्पॉसिबल है, वापस लौटने के बाद तो मुझे इनविजिबल होना चाहिए था ना। किंसु उसके ऊपर से अपने पैर हटाते हुए कहता है जल्दी से अपना सर्टिफिकेट मुझे दे दो। 5th कहता है सपने देखो, मैं अपना सर्टिफिकेट तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा। ये सुनकर 10th कहती है अगर तुम नहीं दोगे तो ठीक है। ये बोलकर वो अपना वाला सर्टिफिकेट किंसु को दे देती है। ये देखकर 5th चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, इससे मेरे दिल को कितना ज्यादा चोट पहुंचा क्या तुम्हें पता है। वो फिर से किंसु से चिपकते हुए कहती है कि मैं इनकी हूँ तो ऑफकोर्स मेरा सर्टिफिकेट भी इनका ही होगा। ये देखकर 5th उस पर चिल्ला रहा होता है, लेकिन तभी वो उससे कहती है अगर तुम मुझे सच में पसंद करते हो तो अपना सर्टिफिकेट 18th सन ऑफ गॉड को दे दो। ये सुनकर 9th और 5th का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है। ये देखकर 8th काफी ज्यादा प्राउड के साथ उससे कहती है तो फाइनली तुम भी किंसु को सबमिट कर ही दी हो। वहीं पर 5th उससे कहता है कि तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। ये बोलकर वो अपना सर्टिफिकेट भी उसे दे देता है। वो लेकर किंसु काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी 5th उससे कहता है कि ज्यादा एरोगेंट मत बनो, बेजुबान में मैंने काफी सारे पावरफुल लोगों को देखा है और वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल है और जब फ्यूचर में तुम्हारे उनमें से किसी एक से सामना होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम इस दुनिया में सिर्फ एक छोटा सा ऑब्जेक्ट हो। आज का मैं अपने बेइज्जती का बदला
बदला तुमसे अपने फ्यूचर में 2 गुना लूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर गाँव आकर उसे बताता है कि बाइजू को कुछ हो गया है। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है। इसके बाद उसके सन फ्लोटिंग आइलैंड को दिखाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे डीमन मॉन्स्टर हमला कर दिए होते हैं, जिससे 9th प्रिंसेस और बाकी के लोग फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन डीमंस का संख्या काफ़ी ज़्यादा होने के कारण वो लोग उन्हें संभाल नहीं पा रहे होते हैं। वो लोग उन्हें पार करके घर में एंटर करने लगते हैं, लेकिन उनके एंटर करने से पहले वहाँ पर किंसु आ जाता है और वो आकर वहाँ का ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे सभी के सभी डीमन नीचे गिर जाते हैं और उसके पीछे उसके बाकी के लोग भी आ जाते हैं। अपने आइलैंड पर उतने सारे डीमंस को देखकर किंसु काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और पूछते हैं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। 12th बताते हैं कि ज़्यादातर मॉन्स्टर सामने वाले सिल्वर माउंटेन से आ रहे हैं। वो माउंटेन युवा सेक्ट का ही एक पार्ट है जहाँ के सभी मॉन्स्टर को युवा सेक्ट पालकर बड़ा करते हैं और अभी वो लोग युवा सेक्ट और सन आइलैंड पर भी हमला कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। किंसु उससे पूछता है आखिर बाइजू को क्या हुआ है। 12th बताता है आप जाकर उससे देखिए, हम लोग इन मॉन्स्टर को यहाँ पर संभालते हैं। मिस बाई को देखने पर आप समझ जाएंगे कि उसे क्या हुआ है। किंसु बाकी के लोगों को उन मॉन्स्टर को संभालने के लिए बोलकर अंदर चला जाता है जहाँ पर बाइजू एक कोकून में होती है। उसे देखकर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। गाँव बताता है कि वो मेरे देखते ही देखते कोकून बना ली थी और मैं कुछ नहीं कर पाया था और इस कोकून में से एक बहुत ही अच्छा सेंट निकल रहा है जो कि सभी के सभी मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए सभी के सभी मॉन्स्टर यहाँ पर हमला कर रहे हैं। वहाँ का सिचुएशन जानकर किंसु उस कोकून को काटने के बारे में सोचकर बाई को उसमें से निकालने के बारे में सोचता है। इसके लिए वो अपना स्वॉर्ड निकालकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन उससे उस कोकून को एक खरोच भी नहीं आती है। ये देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, इसलिए वो उस कोकून को छू कर फील करता है तो उसे पता चलता है कि वो कोकून के अंदर बाई बिल्कुल सेफ है। इसलिए वो एंसेस्टर के आने का इंतजार करने लगता है क्योंकि वही कुछ कर सकते हैं। तभी वहाँ पर उसके बाकी के साथी आकर बताते हैं कि हम लोग उन मॉन्स्टर को खत्म कर दिए हैं, लेकिन वो लोग और भी ज्यादा मात्रा में आते जा रहे हैं और वैसे भी हाई लेवल का मॉन्स्टर को रोर भी सुनाई देने लगा है। लगता है कि वो लोग भी हमला करने आने वाले हैं। 12th कहते हैं कि मेरा सेलेस्टियल डीमन बॉडी के कारण मैं फील कर पा रहा हूँ कि सिल्वर माउंटेन के सभी मॉन्स्टर काफी ज्यादा रेस्टलेस होते जा रहे हैं। अगर वो सभी लोग सच में मिस बाई को टारगेट कर रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि सभी पैट्रियट एंशिएंट ब्रोंज पैलेस में फाइट कर रहे हैं और सेक्ट में कोई भी पैट्रियट लेवल के एंसेस्टर नहीं है। इसलिए अगर वो सभी के सभी हाई लेवल का मॉन्स्टर एक साथ हमला कर देंगे तो हम लोग उन्हें सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ये सब सुनकर किंसु गुस्से में कहता मुझे नहीं पता क्यों आखिर वो लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर वो लोग यहाँ पर वाइल्ड एक्ट करेंगे तो मैं पूरा सिल्वर माउंटेन को ही खत्म कर दूंगा। ये बोलकर वो अपने सभी लोगों को मॉन्स्टर से डील करने के लिए भेज देता है, सिर्फ 9th प्रिंसेस को रुकने के लिए कहता है। मिंग्यू उससे पूछती है मुझे क्या करना है। किंसु उससे अपने करीब लाकर कहता है मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारा बॉडी चाहिए। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पर वो आगे कहता है कि मैं तुम्हारे बॉडी के साथ कुछ करने वाला हूँ, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। ये सुनकर वो थोड़ी सी साई फील करते हुए उसका हाथ अपने गाल से लगाते हुए कहती है कि आप मेरे मास्टर है, आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मैं फाइट बैक नहीं करूंगी। उसका जवाब सुनकर किंसु से नीचे सोने के लिए कहता है। ये सुनकर वो थोड़ी सी और शर्मा जाती है और मान लेती है कि वो लोग डबल कल्टीवेशन करने वाले हैं। किंसु उससे देखकर पूछता है क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो। वो शर्माते हुए कहते हैं मैं तैयार हूँ, बस थोड़ा सा जेंटल होइएगा। लेकिन तभी किंसु उसका पावर बढ़ाने लगता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा निराशा के साथ साथ हैरान भी हो जाती है। उसका वैसा चेहरा देखकर किंसु उससे कहता है कि क्या तुम काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई हो, आज मैं तुम्हें गॉड किंग लेवल में पहुंचाने में हेल्प करने वाला हूँ। मिंग्यू निराश होकर कहते हैं हाँ ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। वहीं पर किंसु उसका पावर बढ़ाते रहता है। उसका गॉड किंग बॉडी टॉप 108 बॉडी में से 20 नंबर पर आता है, जो कि उसका सन गॉड बॉडी से भी हाई रैंकिंग का होता है। अगर कोई गॉड किंग बॉडी को पोजेस कर लेगा तो वो लोग आराम से गॉड किंग लेवल में कल्टीवेट कर सकते हैं। अगर उनके पास वो सभी रिसोर्सेज होंगे तो उन्हें किसी भी तरह का बॉटल नेक का सामना नहीं करना पड़ेगा और यही गॉड किंग बॉडी का असली पावर होता है। वहीं पर मिंग्यू को फील होने लगा होता है जैसे कि उसका कल्टीवेशन लेवल काफी तेजी से बढ़ रहा होता है और वो देखते ही देखते स्पिरिचुअल रियलम में ब्रेक थ्रू कर लेती है और किंसु के पास इटर्नल दांतियन होने के कारण उसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी को कोई भी कमी नहीं हो रही होती है। एंशिएंट टाइम में एंशिएंट एम्परर अपना पावर से दूसरे लोगों को कल्टीवेशन को बढ़ा सकते थे, इसलिए काफी सारे लोग इस स्किल को सीखना चाहते थे। वहीं पर मिंग्यू को दिखाते हैं जो कि रियल लेवल में ब्रेक थ्रू कर ली होती है और कुछ और लेवल में ब्रेक थ्रू करने के बाद वो फाइनली गॉड किंग लेवल में पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद वो अपने आंखों से हमला करती है जिससे किंसु के पीछे वाला पोल का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। ये देखकर किंसु कहता है तो ये है गॉड किंग लेवल का पावर, ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर मिंग्यू नीचे उतरती है, लेकिन जैसे वो अपना पैर नीचे रखती है वहाँ का धरती टूट जाती है। ये देखकर किंसु उससे कहता है कि हालांकि तुम गॉड किंग लेवल में पहुंच गई हो, लेकिन अभी तुम पूरी तरह से उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। ये सुनकर वो उसके सामने झुककर उसे थैंक्स कहने लगती है, जिससे वहाँ का धरती फिर से टूट जाती है। तभी किंसु उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है, जब तक बाई जो उस कोकून से बाहर नहीं निकल जाती है तुम उसे प्रोटेक्ट करोगी। ये बोलकर वो सोचते हैं कि मैं हर वक्त बाईजू को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे साइन इन करने भी जाना है, इसलिए उस वक्त मैं किसी और
को उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वहीं पर मिंग्यू उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखकर किंसू उसे ड्रैगन एलिफेंट वाला स्किल सिखाने के लिए कहता है। उसका चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर वो समझ जाता है कि वो क्या सोच रही है, इसलिए वो उससे कहता है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा ये स्किल रियलम लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये हर लेवल के साथ लेवल अप भी कर सकता है। इतना बोलकर वो उस कोकून को देखकर सोचता है कि ये लड़की पूरा का पूरा वेयर हाउस को खत्म कर सकती है, क्या इससे भी मैं अपनी एनर्जी दे सकता हूँ? अगर हाँ तो मैं ट्राई करके देखना चाहता हूँ। ये बोलकर वो ट्राई करने जाता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।